नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय मार्केट्स के लिए एक अच्छा दिन। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और मार्केट में अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त मूव आया आज आईटी में, और एक ऐसा इंडेक्स जिसने आज शायद सबको ट्रैप किया। 4.5% की पॉजिटिविटी। आज हम बात कर रहे थे, एक रिवर्स एआई ट्रेड, एंटी एआई ट्रेड प्ले आउट हुई है। नैस्डैक नीचे था, कॉस्पी नीचे था, उसका कहीं ना कहीं एक फ़ायदा मिलेगा। इस लेवल की तेज़ी आएगी ये नहीं सोचा था, लेकिन मार्केट का काम है आपको रोज़ सरप्राइज़ करना, और आज मार्केट ने वही किया। लेकिन इसके अलावा आप देखें, अगर स्मॉल कैप करीब 1% ऊपर है, मिड कैप करीब 0.5% ऊपर है। हाँ, बैंक निफ्टी में ज़रूर हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, और शायद उसमें थोड़ा सा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर एक इंडेक्स इतना ज़बरदस्त चल रहा है तो अगर आपको इंडेक्स को राइटर्स के जोन में मेंटेन रखना है तो कहीं ना कहीं दूसरे इंडेक्स को नीचे आना होगा। ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर डिक्लाइन रही हो। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन ठीक है। इंडिया विक्स 12.5 पर आ गया है। कच्चा तेल अभी भी 71 के करीब है। बस एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, डॉलर रुपये। आज सुबह जो डॉलर रुपये की स्ट्रेंथ थी वो सस्टेन नहीं कर पाई, और अब हम डॉलर रुपये पर वापस कल जैसा चार्ट देख रहे हैं। कल भी इंटरडे में ऐसा ही चार्ट था, हालांकि कल तो वीकनेस थी, आज वीकनेस नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ जो थी वो पूरी गायब हुई है। यहाँ नज़र रखें, क्योंकि कई बार करेंसी मार्केट के मूव्स जो है ना वो थोड़े से पहले आते हैं इक्विटी मार्केट के मूव से। ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन खैर, शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। आईटी शेयरों के दम पर बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी करीब 125 पॉइंट चढ़कर 24,150 के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी। एडवांस डिक्लाइन 2:1 पर। इंडिया विक्स 5% फिसलकर 12.5 के करीब आया। बाजार में हर तरफ बिग स्टॉक्स का जलवा। अनुमान से बेहतर बिक्री से टीवीएस मोटर्स और फोर्स मोटर्स में रफ्तार कायम। करीब 4% चढ़े दोनों ही शेयर। साथ ही मजबूत बिजनेस अपडेट से कैनरा बैंक में रौनक कायम। एआई को लेकर पेलेंटियर के सीईओ के बयान के बाद आईटी शेयरों में आज तूफानी तेजी। 4% से ज़्यादा उछला निफ्टी आईटी इंडेक्स। 5% से ज़्यादा के उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स बने इन्फोसिस और एचसीएल टेक। साथ ही 6% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हुए कोफोर्ज और परसिस्टेंट। साथ ही मेटल शेयरों में भी तेजी, लेकिन कैपिटल गुड्स में हल्का दबाव। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट्स के दम पर प्रेस्टीज 3% ज़्यादा चढ़ा। डीएलएफ में भी मजबूती कायम। साथ ही नैम इंडिया 0.13% उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं एसबीआई में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट एशियन पेंट्स में भी रौनक कायम। लेड की कीमतों में तेज गिरावट से बैटरी शेयरों में तूफानी तेजी। एक्साइड 7% के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही अमारा राजा मोबिलिटी में भी 3% की तेजी। लेड की कीमतों में गिरावट से कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट घटने की उम्मीद। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और देखिए ज़रा, निफ्टी को एक बार हाई 24,159 का था, अभी भी हम 24,130 पर हैं, तो मतलब हाई के काफ़ी करीब हैं। हाँ, ये लेवल काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि ये क्रॉस काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है वो परेशानी का सबब बना मार्केट के लिए। यहाँ पर देखें आप, लेकिन देखिए एक बार फिर से बने रहने पर बाजार ने रिवॉर्ड किया है ना श्रेया। अब पैसा किसने बनाया? जो कल कैरी करके गया था। आज थोड़ा ना, जो हमने कल क्लोजिंग में भी लिया था, आज थोड़ा ना पैसा बना होगा। आज तो ऊपर नीचे वही है कि अब जिस कल अगर आप बने रहे तो ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रिवॉर्ड किया। अच्छा, आज निफ्टी ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है। आज हायर हाई और हायर लो बनाया कंफर्टेबली। आपने हायर हाई और हायर लो बनाया है निफ्टी पर, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और आज की रैली बैंक निफ्टी में सुस्ती के बावजूद आई है। जी हाँ, आज बैंक निफ्टी पूरी तरीके से सुस्त है। सुबह नहीं था, सुबह लग रहा था कि ब्रेकआउट करने वाला है, लेकिन 58,400 से 58,000 यानी कि 400 पॉइंट के करीब की गिरावट इंट्राडे में आई। लेकिन उसको कॉम्पनसेट किया आज निफ्टी आईटी ने। निफ्टी आईटी में शानदार मूव, और इंडेक्स करीब 4.5-5% ऊपर। ज़बरदस्त पॉजिटिविटी में निफ्टी आईटी इंडेक्स। आज ब्रॉडर मार्केट भी अच्छी रही। ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखें, एडवांस डिक्लाइन रेशो वो भी अच्छा है, करीब 2:1 का। मिड कैप, और मिड कैप से ज़्यादा जरूरी है स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप जब चलते हैं और एडवांस डिक्लाइन की लाइन एकदम पैरेलल। ये देखिए स्मॉल कैप का चार्ट, क्या शानदार चार्ट है ना। 1% ऊपर, दिल को खुश करने वाला चार्ट है स्मॉल कैप का आज का। यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले। इंडिया विक्स 5% नीचे है और अब 12.5 लेवल पर आ चुका है। कहाँ हमारा वो 14.5 का
200 डे मूविंग एवरेज वो कंफर्ट जोन कहाँ, उसके मुकाबले हम 12.5 पर इस समय, और इसका 6 महीने का चार्ट रखिएगा। अब ये वो लेवल है जहाँ पर हम थे बिफोर वो जो युद्ध शुरू हुआ था, और करीब करीब, और एक क्लासिकल पहाड़ वाला पैटर्न। इसका मतलब अगर ये 9 तक चला जाए तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। कैपिटल गुड्स से जुड़े शेयरों में मुनाफा वसूली आई है, क्योंकि वो जो AI ट्रेड रिवर्स हुई है उसका एक सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आज आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, चाहे कमेंस हो, हिताची हो, L&T हो, GE वर्नोवा, TND हो, कोई भी स्टॉक हो इस तरीके के, यहाँ पर आज थोड़ी सी गिरावट आई है। और EV से जुड़े शेयर जो हैं यहाँ पर आज अच्छी खासी तेज़ी रही है। इसके बारे में बात करेंगे जब शो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बट लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। ओके, आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखते हैं कि किस दिशा जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ, हालांकि बैंक निफ्टी फ्लैट है, लेकिन निफ्टी में अगर आप देखें अच्छी स्ट्रेंथ है IT के बदौलत, और ब्रेथ भी काफ़ी अच्छी रही आज की सेशन की। और जो स्पेसिस के हमने लगातार जिक्र किए थे वो देखिए, हमारा ChatGPT सेक्टर, निफ्टी रियल्टी आज 1% से ज़्यादा तेज़ी के साथ कर रहा है कामकाज, तो यहाँ पर तो स्ट्रेंथ थी। लेकिन सर जो रेजिस्टेंस की बात की थी उसी के आसपास घूमता हुआ 24,160 के लेवल तक गए हम, लेकिन उसके बाद वो ब्रीच नहीं हो पाया। बड़े रेजिस्टेंस के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा निराश किया है ना। अब कौन से लेवल्स क्लोजिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट नजर आते हैं? कौन से लेवल्स पे अगर हम क्लोज होंगे तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा? क्रूड जिस तरीके से नीचे आया है वो कितना बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, और कैसे अब अप्रोच करना चाहिए इस मार्केट को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, हम बात करते हैं ना जब, तो थोड़ा सा दर्शकों को आगे रखने की बात होती है, ठीक है। अब अगर आप देखें, कल सुबह हमने निफ्टी पर एक लॉन्ग व्यू लिया था खुलते ही लेने का, और कल क्लोजिंग में एक बोल्ड व्यू लिया था कैरी करने का। नॉर्मली ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना रिस्की होता है, लेकिन एक लॉजिक के साथ आपको समझाया गया था कि क्यों आपको पोजीशंस कैरी करनी है। अब अगर आपके पास है तो देखिए आपको फिर कैसे अप्रोच करना है इसे। आपको अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस को एडजस्ट करना है, और उसके बाद बाकी का काम आपका मार्केट कर देगा। क्योंकि दिक्कत क्या आती है ना, एक्सपायरी डेज बीच बीच में इस तरीके की वॉलेटिलिटी हो सकता है, आज आखिरी के आधे घंटे में फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ जाए। लेकिन अगर आप मंथ एंड के ऑप्शन लेके रहेंगे तो पोजिशनल ट्रेड वो आपकी अच्छी होगी। उसमें एक ये चीज़ ज़रूर है कि 150 पॉइंट निफ्टी चलने पे शायद आपकी कॉल सिर्फ 30 पॉइंट चले, लेकिन अगर गिरावट होगी तो भी उतना कम गिरेगा, है ना, उस चीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए 2 चीज़ों पे मुझे ध्यान रखना है। एक तो 24,150 से 24,250 का जो जोन है ये क्रॉस होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम यहीं पर अटके हैं। ये पहले 24,250 पर अटकते थे, अब 24,150 पर ही अटकने लग गए। इसका क्रॉस करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये क्रॉस नहीं होगा तो फिर थक कर थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं हम, क्योंकि अगर ये आपने क्रॉस किया तो 24,800 का भी रास्ता खुलेगा, जहाँ पर आपका 200 से सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी आज रेजिस्टेंस लेवल तक गया एग्जैक्ट, हम 58,500 की बात कर रहे थे, वो 58,400 से घूम गया, तो वहाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, लेकिन अभी भी कोई कोलैप्स नहीं हुआ है तो फ्लैट लाइन पर ही करीब करीब। ऑटोज़, और आज से हम बात करते हैं ना, ऑटोज़ में तेज़ी की महक आ रही है एक, और ऑटो इंडेक्स देखिए आप, हर लेवल से बाइंग आती है, डिप आती है बाइंग आती है, डिप आती है बाइंग आती है, और फिर से डे हाई पर ऑटो। और आज सुबह 6 में से हमारे 4 बिग स्टॉक्स ऑटोज़ में थे। आपको याद होगा हमने लगातार बात की थी, TVS मोटर की बात की थी कि हीरो ऑफ द डे होगा, बजाज ऑटो की बात की थी, फोर्स मोटर्स की बात की थी, हीरो मोटो की बात की थी। हालांकि हीरो में उतना अच्छा मुँह नहीं आया बाकियों के मुकाबले, लेकिन फिर भी मूव तो अच्छे आए हैं यहाँ पर। इंडेक्स पर जहाँ तक अप्रोच की बात है, इंडेक्स में सपोर्ट रहेगा आपका 24,000 से 24,050 का, और रेजिस्टेंस रहेगी 24,150 से 24,250। अच्छा, एक और चीज़ देखिए आपने, आज की रेंज 100 पॉइंट, 24,059 का लो, 24,159 का हाई, बहुत छोटी रेंज है 100 पॉइंट की, उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसे में इंटरडे में ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, कैरी करने पे बनता है पैसा। बैंक निफ्टी पर 57,800 से 58,000 का आपका सपोर्ट है, और करीब करीब 58,300 से 58,500 पर आपकी रेजिस्टेंस है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे रहे आज? बिल्कुल अनुज, अव्वल दर्जे के मूव हैं। गुड आफ्टरनून अनुज। एक तो कल के बहुत सारे मूव जो हम लोगों ने पकड़े थे इस मंच पर, वो अच्छा करते हुए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। एक बार रखता हूं आपकी स्क्रीन पर जरा निफ्टी FMCG इंडेक्स। एक बड़ी चीज़ हो रही है कि पोस्ट में मई के बाद पहली बार निफ्टी FMCG इंडेक्स जो है वो अपना 100 डे में स्ट्राइक कर रहा है। दिस प्राइस 50,142 एग्जैक्टली इसका 100 डे में है। तो मैं जब देख रहा था, खोजने गया कि कौन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, एक बार लेके आइएगा आप हिंद यूनिलीवर।
आपकी स्क्रीन पे आएगा, अच्छा मूव। ये इटसेल्फ अगर आप देखें एक बड़ा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, और जरा प्लीज लिखाइएगा स्क्रीन पे एक बार, डे हाई पर आके ट्रेड करता है, 2200 के कॉल आइटर्स के जोन को काट गया ये स्टॉक का। इस पर नजर रखिएगा, मूव काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। प्लीज ओआई रखिएगा स्क्रीन पे निचले। तो एक तो पहला हो गया एचयूएल, लोडिंग देखिए 3.81% बिल्डअप है, शानदार यहाँ पे। दूसरा एक और स्पेस, इसी स्पेस में कल जैसे कि हमने HDFC AMC पकड़ा था जब क्लोजिंग में, तो एक स्लोपिंग नॉर्मल चैनल थी, उसी स्लोपिंग नॉर्मल चैनल को मैं पकड़ रहा हूँ फोर्टिस हेल्थ केयर में। HUL में भी इनफैक्ट वही थी। फोर्टिस हेल्थ केयर अब अपने ऑलमोस्ट जून 3rd वीक के स्विंग हाइस को काटने की तैयारी करता हुआ, हालांकि 1001 टर्बुलेंस का जोन रहेगा, वहाँ रुकावट है, बट लोडिंग यानी करीब 1.56% OI बिल्डअप हुआ है। फोर्टिस हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा खासा करता हुआ। और एक रखूंगा मैं दैट यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.5% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। आज का लो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यहाँ पर भी रुझान वही। क्या कर रहा है स्टॉक, ये अपनी मल्टी मंथ मतलब 4 जून के बाद जो पूरी की पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उसको बाइसेक्ट करता हुआ वो प्राइस एग्जैक्टली 13.75 है, 1375 है, उसको क्रॉस करता हुआ स्टॉक। तो ये 3 स्टॉक्स में यहाँ पे इस वक्त पिक कर रहा हूँ। अनुज, बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी अगर आप देखें जिसे कहते हैं साइडवेज मूवमेंट है। आप थोड़ा सा ऑप्शन राइटर्स को माइट भी स्पेस दे रहे हैं, बट प्लेसमेंट लग क्या रही है? यहाँ पर भी कमिटेड रहे लॉन्ग साइड पे, आपको लगता है कि 1-2 दिन की टर्बुलेंस के बाद फाइनली ये ट्रैजेक्टरी क्रॉस होनी है? वो हम बाद में तय कर लेंगे कि हु विल टेक द लीडरशिप, ICICI बैंक और SBI। देखिए तो मेरा हमेशा एक मार्केट को लेकर व्यू रहता है कि हम ये व्यू कभी नहीं ले सकते कि ये होना ही होना है, क्योंकि ये इवेंचुअली मार्केट का डिसीजन है, हमारा नहीं है। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम जब भी सुबह भी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं या दोपहर में भी बात करते हैं, हम अपनी तरफ से एक व्यू लेते हैं, उसके बाद इवेंचुअली मार्केट सुप्रीम है और मार्केट जो कहेगी हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। अगर आप मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो प्रोबेबिलिटी मैं काफ़ी हाई रखूँगा बैंक निफ्टी में 58,500, 59,000, मे बी इवन 60,000 के करीब आने की। लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के मूव्स आएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ का ध्यान रखें, एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आ चुका है जो आपको वन वे में करीब 52,800 से 57,800, 58,000 तक लेके था। 5,000 से 5,500 पॉइंट की एक बड़ी रैली प्ले आउट हो चुकी है। 5-5,500 की बड़ी रैली के बाद बैंक निफ्टी के लिए एक अनकॉमन नहीं है एक 2-3 हफ्ते का कंसोलिडेशन। तो ठीक है, 2-3 हफ्ते का कंसोलिडेशन हो जाए। मोटी बात यह है कि 20 डेमा के ऊपर रहना चाहिए और वो 20 डेमा राइजिंग है। अभी हम 57,100, 57,200 पर हैं, धीरे धीरे वो 57,300, 400 तक आ जाएगी वो। तो वो बेसिकली आपके लिए एक लाइन इन सैंड रहेगी, लक्ष्मण रेखा रहेगी। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिलेटिवली अभी भी बैंक निफ्टी मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। सिर्फ एक दिन अगर नीचे आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी कमज़ोर हो गया। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, और एक एक करके कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहा है। तो ये मेरा व्यू रहेगा बैंक निफ्टी को लेकर। श्रेया आगे बढ़े। राइट सर, बैंक निफ्टी पर बात होगी, स्ट्रेंथ है इसमें, आप ये कह रहे हैं। अभी आईटी की स्ट्रेंथ देखिए सर, आज जिस तरीके से 4.5% आईटी इंडेक्स है, लेकिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन है आज, भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब लगता है सर बेस बन गया आईटी में, हो गया, अब उसके बाद तुरंत हमें मार्केट रॉन्ग साबित कर देता है। आज के मूव को क्या देखकर लगता है आपको कि हो गया बस, आईटी में गिरावट थमती हुई नजर आ रही है, या फिर एक फिर से ट्रैप हो सकता है? देखिए ये सब बातें कहना थोड़ा टफ है। अच्छा, एक ना आप देखें कोरिया की मार्केट है ना, एक एल्गो ट्रेड है। कोरिया की मार्केट जिस दिन डाउन होगी और अगर नैस्डैक डाउन होगा, ताइवान डाउन होगा, ये अल्टीमेटली ये एक रिवर्स एआई, एंटी एआई, जो मर्जी कह लें आप, ये वो वाली ट्रेड है। और क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है ना वो इन्होंने खींचा ना, एआई से रिलेटेड प्लेस जो है। मैं कल एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था एक कंपनी की कि वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को लेट गो करना एआई के लिए, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे। अच्छी बात है ना, ये वो ह्यूमन टच होना भी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। एक और सीईओ का बयान आया, वो ये यूएस की एआई और डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि ये जो एंथ्रोपिक, ओपन एआई है ना, ये सब बहुत ख़राब काम कर रहे हैं। अच्छा, एक ना मैंने इंटरव्यू किया था अभी रिसेंटली जब अजय शर्मा जी का, तो उन्होंने भी एक बात कही थी, ये जो टोकन की कॉस्ट है ना, जब आप एक स्टेज में आ जाएंगे ना जहाँ पर एआई की कॉस्ट ह्यूमन कॉस्ट से ज़्यादा होगी, वहाँ पर ये बबल फटेगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि अभी बबल फटा या नहीं फटा है, लेकिन
एक बार ज़रा स्टॉक्स रखिएगा एक बार, और यहाँ पर क्लियरली आज सुबह हमने क्या बात की थी कि आज आपको आईटी सरप्राइज कर सकता है, और बहुत एक इजी ट्रेड की वो विप्रो का एरिया 17% नीचे, मैं विप्रो को शॉर्ट कर देता हूँ। आज सबसे ज़्यादा फंसने का रिस्क उसी ट्रेड में था, और एक्चुअली सबसे ज़्यादा विप्रो ने सरप्राइज किया आपको पॉजिटिवली, है ना। तो इसके लिए ये सब चीज़ें जो है ना मार्केट में हर लेवल पर, एक लेवल पर आकर हर चीज़ अच्छी हो जाती है, और इसीलिए आईटी शेयरों में आपने ज़ोरदार तेज़ी देखी है। चलिए अब आपने बात कर ही ली है तो मैं आपको एक बताता हूँ रफ्तार का घोड़ा और फिसड्डी स्टॉक्स का एक क्रम। और रफ्तार का घोड़ा स्टॉक्स में सबसे पहले मैं लूँगा परसिस्टेंट सिस्टम्स। याद है परसिस्टेंट सिस्टम्स? और मंडे के गैप के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। श्रेया, आपने उस दिन आज का एक कम लिया था, आप मुझे पता है उस दिन आपका मूड खराब हुआ था, लेकिन मैं आपको कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें वो बिल्कुल सही था वो, क्योंकि वो जहाँ खुला, देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप अगर किसी स्टॉक को शॉर्ट करते हैं तो वो कल के क्लोजिंग प्राइस पे नहीं करते हैं। कल की क्लोजिंग प्राइस पे कुछ बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो शॉर्ट कर पाएंगे, वरना अदरवाइज जिस रेट पे वो खुलेगा वहाँ शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है। हमारे मन में कहने की बहुत अच्छी बात है कि हमने 4600 पे शॉर्ट बोला और 4300% हो गया, वो खुला ही वहाँ पे था। अगर, और ये हमने उस दिन भी कही थी कि जो 4300 पे सेल बोल रहे हैं ना, वही 4500 पे आपको बाय बोलेंगे। देख लीजिएगा आप, उस दिन मेरा टेप चला के देख लीजिएगा, उस दिन हमने ये बात की थी, ये बात की कही थी कि ये होगा। और अगर आपने उस दिन शॉर्ट करा है परसिस्टेंट, आप घाटे में, हाँ उसे एक दिन पहले अगर आपने शॉर्ट कर दिया था, आपके पास एक विजडम थी तो शॉर्ट करने की, तब अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर तो शॉर्ट भी नहीं कर पाए, उस दिन तो कौन शॉर्ट कर पाया, वो खुला ही 10% नीचे था ना, उसके बाद क्या शॉर्ट कर पाएगा। अब जैसे कल हमने केपीआईटी की बात की थी, कल केपीआईटी में किसी का पैसा थोड़ा बना होगा वो शॉर्ट करने के बाद, क्योंकि वो खुला ही इस तरीके से था, ठीक है। तो एनीवे परसिस्टेंट वापस रखिएगा। आज का हमारा क्लियर कट हीरो ऑफ द डे रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। और एक्साइड उसके बाद लेड कीमतों में गिरावट, 2026 के निचले स्तर पर भाव यहाँ पर। और अगर आप देखें तो मटेरियल कॉस्ट में लेड की हिस्सेदारी करीब 70% की है, तो इस वजह से यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ। इन्फोसिस, कोफोज, LTM, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आईटी शेयरों में तूफानी तेज़ी हुई, और इस वजह से ये स्टॉक्स जो हैं ये भी अच्छा करते हुए। और टीवीएस मोटर अगर आप देखें तो ऑटो बिक्री में सबसे शानदार आंकड़े, और आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि आज का हीरो होगा ऑटो स्टॉक्स में, सबसे स्ट्रॉन्ग यही था। अच्छी बात, एक डिप आई और उस डिप में बाइंग आ गई, तो ये अच्छा है। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में BHEL, GE वर्नोवा, TND और लार्सन एंड ट्यूब्रो। थोड़ा सा कैपिटल गुड्स शेयरों में, और ये एक अगेन एल्गो ट्रेड प्ले होता है, जब AI के स्टॉक्स पिटते हैं तो थोड़ा सा ये जो डेटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आती है, तो यहाँ पर आज थोड़ी सी गिरावट आई। चलिए श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम समझ लेते हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। राइट सर, मार्केट में स्ट्रेंथ है, निफ्टी DSI के आसपास कर रहा है कामकाज, और तो शुरुआत करते हैं फिर ट्रेंडिंग स्टॉक्स के, तेजी के बढ़ने वाले स्टॉक्स के साथ। IT पैक 4.5% ऊपर, तो जाहिर तौर पर निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको वही 4 स्टॉक्स नजर आएंगे। इन्फोसिस 5.5% ऊपर, HCL टेक 4.5%, TCS 4% से ज्यादा, टेक महिंद्रा भी 4% ऊपर है आज के सेशन में। वायदा में भी अगर आप देखें तो एक्साइड, जो रफ्तार के घोड़े में भी हमने इसको चुना, लेड की कीमतों में गिरावट, और देखिए ये 6.5-7% चढ़ गया। सोना BLW प्रिसीजन, ये पूरे स्पेस फोकस में है, 7.5% की तेजी यहाँ भी। परसिस्टेंट सिस्टम अगेन 5%, और कोफोर्ज 5.5% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स बने हुए हैं। बैकफुट पर L&T है, आज एक होल्ड की कॉल भी थी, इसकी थोड़ी कॉशियस व्यू भी था, तो ये देखिए 2% टूटा। मैक्स हेल्थ केयर काफी चला है स्टॉक, आज 1% का मुनाफा वसूली। SBI लाइफ और बजाज ऑटो में मामूली गिरावट आज के सेशन में आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और समझाते हूँ कि कार्यक्रम में होगा क्या, शो फ्लो समझ लेते हैं। अच्छा, वायदा के रह गए हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट एक बार रख दीजिएगा फिर से स्क्रीन पर। एवेन्यू सुपरमार्ट, और ये 3% की करीब गिरावट। BHEL देखिए 2.5% टूट गया। CG पावर और BSE, अभी जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे इन सारे स्टॉक्स की, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ शो में फंडामेंटल राय देने के लिए JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मुता जी मौजूद हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, रुचित जैन, अरुण कुमार मंत्री जी और सोमिल मेहता जी से। फिर 2:20 पर हम आशीष वर्मा से समझेंगे कि IT शेयरों में क्यों लौट रही है तेजी। 2:30 बजे फिर बजाज ऑटो और TVS की बिक्री कैसे रह सकती है, कैसी रही इनफैक्ट, दीपाली बताएंगी। 2:35 पर सुदर्शन बताएंगे आपको कि एक्साइड और अमाराजा में तेजी क्यों है। 2:45 पर कंचन बताएंगी कोका कोला कैसे कर रहा है IPO लाने की तैयारी। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सैरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी।
3:10 पर अनुज जी से समझेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:20 पे BTST या STBT ट्रेड्स लेंगे। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और अब शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेड कर रहा है 2212 पर। सेटअप के हिसाब से लगता है एक ब्रेकआउट की जरूरत है और वो मिल ही जाएगा। टॉप लगाएंगे करीब 2205 का, तो ज्यादा नहीं, 6-7 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 2240। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर 2240 के लिए। HUL जिसको मैं भी जिक्र कर रहा था कि बहुत अच्छा बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है, डे हाई पर पूरा थ्रस्ट प्रोवाइड करता हुआ निफ्टी FMCG को। अवैध जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी डीवीज लैब। डीवीज लैब का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्टॉक एक कंटिन्यूस अपट्रेंड में रहा है। इस बार ये पुल बैक 50 डे कंसोलिडेशन, 50 डेमा के ऊपर कंसोलिडेट होकर स्टॉक ऊपर निकल रहा है। करंट कैंडल 10 और 20 डेमा इसने रीगेन किया है, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 6600 का और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 6900 के डीवीज लैब में। डिवीज लैब ये पसंद आ रहा है मुझे को, खरीदारी की राय। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त है। जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, मेरा जो पिक रहेगा वो SRF में रहेगा। SRF मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। 2% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है, 2800 के ऊपर ब्रेकआउट मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, तो SRF को खरीद के चल सकते हैं। 2785 के आसपास खरीदे, 2758 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2848 तक के टारगेट्स SRF में देखने को मिल सकते हैं। SRF। चलिए मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करेंगे क्योंकि स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के ट्रेंड को। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी अब यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 3564 3564 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3715 3715 की टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 3600 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3600 का कॉल ऑप्शन 123 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 99 का स्टॉप लॉस लगा लें और 175 की टारगेट सेट। ओके, TVS मोटर्स 3600 की कॉल भी आप ले सकते हैं और सेल्स फिगर के बाद अपनी मंथली बेहद शानदार मूव यहाँ पे। सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा फोर्स मोटर्स पर। फोर्स मोटर्स में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। 20, 40 और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज के सेशन में क्लोज हो रहा है, विच इज ग्रेट। क्लोज होने की एक्सपेक्टेशन है और बहुत अच्छे मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि यहाँ से मीडियम टर्म का एक बड़ा मूव शुरू हो सकता है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ टूटी है, विच इज वेरी गुड साइन। एक स्टॉप लॉस रखेंगे 18,750 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 21,000। फोर्स मोटर्स ये पसंद आ रहा है सोमिल जी को, इसके भी आंकड़े काफ़ी दमदार और देखिए स्टॉक पर रिएक्शन 5% ऊपर है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, अब फंडामेंटल कॉल भी लेते हैं। आशीष चतुर्मुता जी जुड़ते हुए हमारे साथ। आशीष जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा इस मार्केट में। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, तो मुझे जो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है वो श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल है और हमें लगता है कि MUFG की डील के बाद 8.5% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये कंपनी बनाएगी। अब मेरा ये मानना है कि ये कंपनी 1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। 1020 पे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, तो इसको ध्यान में रखते हुए 1200 रुपए तक की ट्रैजेक्टरी मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, श्रीराम फाइनेंस ये आशीष जी को पसंद आ रहा है। आशीष जी गर्म चाय पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, गर्म पानी नहीं 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 ये सब नहीं क्या वो नहीं अरे श्रेया, वो ऐड याद है, कुछ लेते क्यों नहीं। अच्छा हाँ, अरे आशीष जी कुछ लेते क्यों नहीं। वैसे कमिटमेंट है आपकी, मानना पड़ेगा क्योंकि शो करना था, तो इसके लिए बहुत आपका गला खराब लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिए। और थोड़ा सा वेदर ऐसा ही है, थोड़ा वेदर जब चेंज होता है ना तो ये सब होता है। ये कोई कहीं उधर ये आशीष जी ये वो JVLR की उस शॉप के वो कहीं बड़ा पाव तो नहीं खा लिया आपने बारिश का फायदा उठाने के लिए।
आगे वही चला गया वही हुआ है ना। हाँ वही हुआ है। आज क्या हुआ? नहीं वो एक्चुअली मैं तो हम सेम सोसाइटी में रहते हैं, तो मेरे को पता है कि वो उन्होंने वहाँ के वड़ा पाव खाए होंगे। वो पहली बारिश में ना मन करता है वो वड़ा पाव खाने का, और वो थोड़ा सा कई बार क्या होता है वो हाइजीन फैक्टर नहीं मैच करता सब Oh है ना, God. तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक हो जाता है वो, तो ये मुझे लग रहा है उसका इम्पैक्ट है। ओके आशीष जी टेक रेस्ट। मैंने क्या हुआ, जी। आशीष को आज फोन किया अनुज। आशीष को फोन किया था करीब 12:30 बजे के आसपास, कुछ काम था, तो मुझे लगा कुछ देर के लिए लाइन डिस्टर्ब है, तो मैंने कहा दोबारा करता हूँ, नहीं गला ही खराब है। तो बहुत ही बुरी हालत है इनकी आज, बुरी हालत है। टेक रेस्ट, कुछ गर्म लीजिए, है ना। ठीक है सर, चलिए। ओके लेकिन फिर तो बता दिया आशीष ने, श्रीराम फाइनेंस ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, तो रखे रडार पर। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। गाबासन ने HUL चुना है, यहाँ पे खरीदारी कराई, अच्छी स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर में। आज 2240 की टारगेट देख रहे हैं, 2205 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी कह रहे हैं कि दिविस लैब में स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 6900 की टारगेट के लिए से देखिए, 6600 का स्टॉप लॉस लगाइए। अरुण जी ने SRF चुना है, सभी बाय साइड की ट्रेड है ऑब्वियसली, और SRF में जो 2848 की टारगेट आए हैं, 2758 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी TVS मोटर के साथ जा रहे हैं, शानदार नंबर आए और गजब की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। 3715 की टारगेट है, 3564 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी भी फोर्स मोटर्स के साथ ही जा रहे हैं, ऑटो स्पेस में अच्छी तेजी है आज के सेशन में। यहाँ पे भी नंबर्स सेल्स आंकड़े अच्छे रहे, तो 21000 की टारगेट है, 18750 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में श्रीराम फाइनेंस लंबी अवधि के नजरिए से आशीष जी को पसंद आ रहा है, यहाँ रख सकते हैं आप अपना फोकस। लेकर आइए स्क्रीन पर एक बार फिर से निफ्टी 128 अंक ऊपर, हम यहाँ पर उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट, और डेज आई की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है। लेकिन सर ये जो स्पेस है रियल्टी, इसने अच्छी तेजी दिखाई। हमने चार्ट GPT में डिस्कस किया था फ्रंट की ये पैक आज फोकस में रहेगा, और IT के बाद देखिए तो यहीं पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। देखिए वैसे भी ना IT और रियल्टी थोड़े से जुड़े हुए भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मली कई बार ये स्टॉक साथ में भी चलते हैं। खैर वो अलग बात है। चार्ट GPT में आज जैसे मैंने कहा था ना, मैं सबसे ज़्यादा जो कन्विक्शन था वो इसी स्पेस को लेकर था, और इसलिए आज हमने 2 स्टॉक्स चुने थे, इसमें प्रेस्टीज और DLF। आई थिंक उसमें से प्रेस्टीज ज़्यादा कन्विक्शन वाला था, और प्रेस्टीज में ज़्यादा अच्छा मूव आया। DLF में उस लेवल का मूव नहीं आया, ठीक है, लेकिन इंट्राडे में आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ना। लेकिन प्रेस्टीज में अच्छा मूव आया, प्रेस्टीज अच्छा चला। आई थिंक एक और चीज़ जो रियल एस्टेट के फेवर में जा रही है श्रेया, वो रेट सेंसिटिव की ओवरऑल रैली है। अगर आप देखें ऑटोज, NBFCs, PSU बैंक्स, उसमें रियल एस्टेट भी है, तो इस वजह से आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से रैली आ रही है। चलिए, आशीष काफ़ी देर से बेताब थे स्टूडियो में आने के लिए, उनको खाना खाने जाना है, तो उससे पहले सोच रहे थे कि उनका लिंक निपटा दें। कमिटमेंट है आशीष की, है ना आशीष? चलिए, वो मेरे से पहले अन्ना को बुलाना चाहते थे। हाँ, अन्ना हमारे स्टूडियो डायरेक्टर हैं। अन्ना परेशान थे कि मुझे क्यों बुला लिया यहाँ पे। चलिए, नहीं अन्ना को भी बुला लेंगे किसी दिन, लेकिन पहले आप आ जाइए और आप बताइए कि IT स्टॉक्स क्यों भागे आज। हाँ, गजब की तेजी है। वो पूरा स्टैक आप लोग बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हो, नीचे टिकट टीम भी चला रही है, वो स्टैक भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सारे के सारे IT दिग्गज हों, IT मिड कैप्स हों, गजब का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्यों आ रही है तेजी? 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो भाई बहुत पिटे हुए स्टॉक्स थे, कईयों को रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा हो, कईयों को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो, और दूसरा और जो ज्यादा वैलिड नजर आता है, मार्क्ड सेंटिमेंट्स में सुधार। और सेंटिमेंट में सुधार इसीलिए क्योंकि अमेरिका की AI और डेटा एनालिटिक्स कंपनी पैरेंथेर टेक्नोलॉजीज के जो CEO साहब का बयान आया, मैं उसी को पहले एड्रेस करता हूं। दरअसल कल हमारी नेटवर्क CNBC के US प्रोग्रामिंग में स्क्वॉक बॉक्स नाम का शो, उसमें उसके को-फाउंडर और CEO एलेक्स कार्प साहब आए। अब उनके स्टेटमेंट सुनिएगा। उन्होंने सबसे पहले करंट AI बिलिंग को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना है कि आप बहुत हाई AI फीस देते हो, मतलब टोकन्स के फॉर्म में जो फीस देते हो, और आपको बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। उनका इनफैक्ट ये भी कहना है कि आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सटर्नल AI लैब्स यानी कि एंथ्रोपिक, OpenAI जैसी उनके साथ शेयर करते हो, और एक रिस्क है
कि आप अपने कोर ट्रेड सीक्रेट्स को, अपने यूनिक वर्किंग मॉडल्स को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर कर रहे हो। और इसका सुझाव उन्होंने कहा है कि एआई सॉवरेनिटी की तरफ, यानी एआई पर अपना अधिकार, उस तरफ बढ़ने की जरूरत है। थर्ड पार्टी एप्स पे निर्भर रहने की जगह कंपनीज खुद अपने एप्स डेवलप करें, खुद अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करें। और उसके लिए उनका कहना है कि ओपन वेट मॉडल्स की तरफ बढ़ें, जैसे कि मेटा का लामा है, जैसे कि एनवीडिया है, जैसे कि पैलेंटियर है। तो एआई पे पूरा कंट्रोल और उसके वेट्स पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। आसान शब्दों में ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपकी अपनी जमीन, अपनी मशीन, अपना एआई सोर्स और आपका डेटा सुरक्षित, तभी आप एक्चुअली मीनिंगफुली बिजनेस में रिटर्न्स यानी कि आरओआईज कमाते हुए नजर आओगे। इन स्टेटमेंट्स के बाद कल यूएस में सारे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में 4 से लेके 7-8% तक का उछाल देखने को मिला। अब इसका इंडियन आईटी के लिए मतलब समझिए। अब तक का नैरेटिव क्या था कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक स्मार्ट मॉडल्स बनाएंगे, डायरेक्टली इंटरप्राइजेस को बेचेंगे एप्लीकेशंस को। तो इसका मतलब इंडियन आईटी की जो अब तक काम था वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया। और यही रीजन था, इसी डर के चलते आईटी इंडेक्स इस तरह से करेक्ट हो रहा था। अगर वाकई ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन फ्रंटियर एपीआईज की जगह अपने खुद के ओपन वेट्स डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही तो खुद तो कर नहीं सकती, आपको सिस्टम इंटीग्रेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और यही तो काम है हमारे किसी टीसीएस का, इन्फोसिस का, एचसीएल टेक का। और यही रीजन है, अगर टोटल एड्रेसेबल मार्केट वापस इनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया तो एक गेम चेंजर होगा। और यही रीजन है कि इस तरह से आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स में उन स्टेटमेंट्स के बाद मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज नोट भी आया था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का व्यू, वो कह रहे हैं हम निगेटिव से इस सेक्टर पे अब न्यूट्रल हो रहे हैं। और उसके लिए सिंपल वजह, वो ग्रिड प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, ना पी का, ना पी का प्लीज ग्रिड रखिएगा डायरेक्टर साहब, कोशिश करिए ला पाएंगे आप। ये आ गया, पुराना पी मल्टीपल जो देते थे वो ये थे, नए पी मल्टीपल जो इन्होंने दिए हैं डाउनग्रेड करके ये रखे, और करंट पी मल्टीपल्स बिल्कुल उसी के आसपास आके खड़े हो गए। यानी कि अब ज्यादा डाउनसाइड का रिस्क नहीं, अनटिल अनलेस ईपीएस करेक्ट होना शुरू हो जाए और मैसिवली, इसीलिए वो न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं। यानी कि भाव में शायद सारे कंसर्न्स हैं और अब एक उम्मीद जाग रही है। और ये रीजन है कि इंडियन आईटी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, शुक्रिया आशीष जी जानकारी के लिए। और अभी सर आपसे चर्चा हो रही थी आईटी पैक को लेकर ही, अगर जिसको लेकर कंसर्न थे, आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे, भारतीय आईटी कंपनीज, अब वही एक उम्मीद, एक मौके में तब्दील होते नजर आएंगे, तो लगता है कि सर अभी पिक्चर और थोड़ी क्लियर होगी, या फिर थोड़ा अभी इट्स वेरी अर्ली टू से दैट? ये थोड़ा टफ है ये, सच बताऊं ना मैं, क्योंकि ये पहले भी आपने कभी सोचा होगा कि मैं आईटी स्टॉक्स ले लूं, हाँ। है ना आप, और एक लगा होगा कि अब एक क्या बोलते हैं उसको, बार्गेन अपॉर्चुनिटी आ गई है। नहीं, मैं अभी भी यही कहूँगा कि अभी भी आईटी में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोफोज है, ओएफएसएस है, टाटा टेक है, और आई डेयर से परसिस्टेंट है। अब क्योंकि परसिस्टेंट में उस दिन जो होना था वो हो गया, जितने लोग शॉर्ट साइड में फंसने थे फंस चुके हैं, ठीक है। अब तो डे हाई पर आ गया, 5% ऊपर है। सेक्टर वाइज मुझे लग रहा है अभी भी ना जूरी इज आउट। अगर आप चाहें एक आईटी फंड लेकर उसमें पोजीशन बनाना, करके देख ले, ठीक है। लेकिन अगर इस बार भी नंबर खराब निकले और कमेंट्री खराब निकले और लगे कि नई स्टॉक नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा वहाँ अंडर परफॉर्मेंस का। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है, इससे ज़्यादा हेटेड सेक्टर मैंने अपने इतिहास में नहीं देखा। मैंने जितना मार्केट ट्रैक किया ना, इससे ज़्यादा आईटी सेक्टर कभी हेट नहीं हुआ। सिर्फ एक बार हुआ था जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, 2003 की फरवरी में मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। उसी साल आई थिंक जून या जुलाई क्वार्टर में, जब मैस्टेक 50% गिरा था एक ही दिन में, इन्फोसिस करीब 20-25% गिरा था एक ही दिन में, वो एकदम ब्लैक डे था। वो उसके बाद एक था, वो एक फेज़ था। उसके बाद मुझे याद नहीं कब ये स्टॉक्स इस तरीके से इतना हेटेड रहे और इस तरीके के प्राइस टू अर्निंग्स रेशो पर आ गए। तो वो आपके फेवर में है वैल्यूएशन। लेकिन पता है यहाँ मामला क्या है सारा, यहाँ मामला सारा है ये एआई का ऊँट किस करवट बैठेगा ना, उसके ऊपर है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि सेक्टर में भले ही अभी उतना वो ना हो, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौके आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए कैश कॉल ले लें। राइट सर, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौके आईटी स्पेस में, स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको इस स्पेस में।
कैश कॉल्स ले लेते हैं और कैश कॉल्स लेंगे हम सोमिल जी से, अमित जी से और गाबा सर से। सोमिल जी फिर बताइए, फिर कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? कैश में मैंने काउंटर चुना है जाइडस वेलनेस ने कुछ समय पहले ही एक ब्रेकआउट दिया था, एक बड़ी फ्लैग पैटर्न का। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन से सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। बहुत अच्छे मोमेंटम में भी है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा और ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में भी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस समय मेरे टारगेट्स हैं 650 के और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 560 पर। जाइडस वेलनेस। अमित जी, आपकी ट्रेड कैश में? जी अनुज, इनफैक्ट मेरा भी पहला जाइडस वेलनेस ही था, लेकिन उसके अलावा जो पसंद आ रहा है दैट इज दीपक फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ट में कंटिन्यूसली हाई लो का फॉर्मेशन है। स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है और एवरी 20 डेमा डिप इज बीइंग बॉट इनटू। बड़ा ऑर्डरली चार्ट है तो इसे बाय करें। लगभग 1618 रुपए का प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1575 का और टारगेट्स यहाँ पे लगभग रहेंगे 1700 रुपीज के। ओके, दीपक फर्टिलाइजर 1618 पे। प्रकाश सर, आपकी कॉल क्या रहेगी? ध्यान है पूनावाला फिनकॉर्प पर, ट्रेड करा है 452 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 447, 5 रुपए का स्टॉप है, टारगेट होगा 460 प्लस। पूनावाला फिनकॉर्प, पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पे आपका अगर आप देखें तो बाय कॉल है 452 पे। ओके, निफ्टी आईटी अब करीब 1150 अंक ऊपर। निफ्टी डिसाइसिवली अब 24,150 के ऊपर काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। सुबह अगर आप देखें फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट इंस्टेंस पे वहाँ से रिजेक्शन आ गया था, बट निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। निफ्टी बैंक वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। बाकी थोड़ा सा और लोअर स्टॉक्स पे थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं जहाँ पे अच्छे खासे मूव आ रहे हैं और जहाँ पे पॉसिबली आपको थोड़ा सा ये भी दुविधा होने लगी होगी कि यार प्रॉफिट बुक करूँ या फिर अभी ट्रेल करूँ इसको। मानस, आपका और इनफैक्ट पूरे पैनल का बहुत बार स्पॉटलाइट में डिस्कस किया गया, लॉरस लीडर इन द फार्मा, है ना? ऐसा मूव किसी में नहीं है, ऐसा मूव किसी में नहीं है। क्या अब क्या लग रहा है? मैंने 1529 क्या अप्रोच रखें इस प्राइस पे? थोड़ा कैश कन्वर्ट करें या फिर अभी भी ट्रेल करें? शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज भी वायलेट नहीं होते इस स्टॉक में भी। देखिए, कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन लोअर लेवल पे 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास आज वापस रैली रिज्यूम हो गई है। मेरा समझना है कि 1530 को ब्रेक करके 1580 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे कर लें। 1470 के नीचे पोजीशन स्टॉप लॉस लगा के रखें। सबसे पहले आपको 1580 को टारगेट करना है। अगर वो लेवल्स निकल गए तो नेक्स्ट टारगेट करीब 1635 तक का भी हो सकता है। लॉरस लैब्स देखिए आज भी डीज हाई के आसपास ही है, लगभग 2% ऊपर। शानदार मूव्स यहाँ पर और एक तरफा रैली हमें देखने को मिली इस काउंटर में। फार्मा स्पेस में डिविस लैब तो चुना था अमित जी ने, लॉरस लैब्स पे अभी चर्चा होगी। कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अदानी पोर्ट्स रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, लगभग 2% की तेजी के साथ यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है। कल BTST अमित जी ने दिया था एक स्ट्रॉन्ग ब्रोकर्स रिपोर्ट भी और देखिए डेज हाई पर यहाँ पर कामकाज होता हुआ। ग्रासिम रखिएगा स्क्रीन पर और एक बार रियल्टी पैक, क्योंकि 1% की तेजी के साथ यहाँ पर मूव होता हुआ। ओबरा रियल्टी रखिएगा 3.5-4% ओबरा रियल्टी और निफ्टी का गेनर बना हुआ है ये, माफ कीजिए निफ्टी रियल्टी का गेनर बना हुआ है। तो शानदार मूव यहाँ पर। अरुण जी, ओबरा रियल्टी 1868 के लेवल पर कैसा नजर आ रहा है? श्रेया जी, स्टॉक तो काफी बेहतरीन है। 1865 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1740 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, पर 4 दिन से लगातार चल रहा है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इसलिए फ्रेश लॉन्ग की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। पर जिनके पास लॉन्ग है 1830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर 1830 के नीचे जाता है देन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको ट्रिगर कर देना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव है, पर फ्रेश लॉन्ग की सलाह इस लेवल के आसपास नहीं देगी। फ्रेश लॉन्ग की सलाह अभी इस लेवल पे नहीं है। फोर्स मोटर्स इस कार्यक्रम में जिसका भी ट्रेड था 6.25% ऊपर आ गया है। फोर्स मोटर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने लास्ट जो एवरेज 1600 को लास्ट एवरेज को टेस्ट करता हुआ। अच्छा सोमेल, मैंने कुछ देर पहले एक स्टॉक रखा था स्क्रीन में, दैट वाज USL। मैं हमेशा बड़ा इच्छुक होता हूँ उस डिफरेंशियल को प्ले करने में जब किसी सेक्टर के दो स्टॉक्स के बीच में बहुत बड़ा परसिस्ट करता है। रेडिको ने खैर वो तो अलग ही क्लास ऑफ स्टॉक है,
क्या उस डिफरेंशियल को पूरा करने की तैयारी कर रहा है? क्या ये मल्टी ईयर स्लोपिंग डाउन चैनल जो है यूएसएल पे कटेगी तो कुछ पैसा बना के देगी क्या? एब्सोल्युटली, आई एम वेरी पॉजिटिव। मुझे याद है लास्ट वीक भी मेरा और गावा जी का दोनों का ही ये पिक था। हमने दोनों ने साथ में ये पिक किया था, लेकिन ये मुझे लगता है कि बिकॉज मंथली चार्ट्स पर 40 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लोअर बोलिंगर को दोनों को ही टेस्ट करके वहां पे मल्टीपल टाइम्स वहां से सपोर्ट लेके फिर से एक मूव ऊपर की तरफ शुरू हुआ है। नाउ व्हाट दैट मींस इज के मंथली पॉजिटिव क्लोज और क्वार्टरली पॉजिटिव क्लोज आने पर एक नई साइकिल इसके लिए ऊपर की तरफ शुरू होगी, और ये नई साइकिल में मैं समझता हूं कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ टूटेगी। इस समय 200 डेली मूविंग एवरेज की ऊपर चल रहा है, सो आई विल बी वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। और ये एफएमसीजी साइड से भी है, और मुझे लगता है कि द फर्स्ट टारगेट फॉर मी इन द मीडियम टर्म आउटलुक इज 1480। ये मेरा पहला टारगेट होगा, और वहां पे अगर सस्टेन हो जाता है तो ऊपर में 1650 तक के जगह बन जाती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 2% ऊपर है आज के सेशन में, अच्छा मूव यहाँ पर भी। अब लेकर आइए ऑटो पैक्सी टीवीएस मोटर, और शानदार तेजी 3.4% ऊपर नजर आएगा आपको, शानदार जून बिक्री आंकड़े के बाद। और बजाज ऑटो भी रखेगा, यहाँ पर भी आंकड़े अनुमान के से ज़्यादा अच्छे रहे हैं ऑटो सेल्स के आंकड़े, हालांकि स्टॉक पे वैसा रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर आप बात करें बढ़ते फ्यूल कीमतों से ईवी की तरफ लोगों का जो ट्रेंड है वो उठा है, वहाँ पर ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जून में कैसे रही टू व्हीलर ईवी की बिक्री, ये डिटेल समझ लेते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। और डेफिनेटली जो नंबर्स आए हैं उसमें क्लियरली ये चीज़ ऑब्जर्व हुई है कि ईवी सेल्स ही ओवरऑल जून के सेल्स नंबर्स को पुश करते हुए दिखाई दे रही है, ना सिर्फ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बल्कि टू व्हीलर सेगमेंट में भी। टीवीएस के सेल्स नंबर आप देखेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ओवरऑल सेल्स 20-25% ग्रो होंगी, लेकिन ओवरऑल सेल्स 47-48% ग्रो होते हुए दिखाई दी है। और इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है ईवी सेल्स का, क्योंकि टीवीएस मोटर्स की जो ईवी सेल्स हैं वो 237% बढ़ी हैं सालाना आधार पर, और यही वजह है कि स्टॉक उसी तरीके से रिएक्ट करता हुआ भी दिखाई दिया है। बजाज ऑटो के ओवरऑल नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, लेकिन यहाँ भी जो ईवी सेल्स है वहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, अराउंड 80% के आसपास की। इनफैक्ट अगर टू व्हीलर ईवी सेल्स की हम बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने आते हुए दिखाई दिए हैं, ना सिर्फ जून, इनफैक्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स ही हमने ईवी सेल्स में पुश आते हुए देखा था। और अगर आप अप्रैल से जून तक के यानी जून क्वार्टर के आंकड़े देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टू व्हीलर ईवी सेल्स में देखने को मिला है। 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस महज इन 3 महीनों में होते हुए दिखाई दिए हैं, यानी ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस पिछले साल के मुकाबले टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में 68% ग्रो हुए हैं। और अगर हम जून की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल टू व्हीलर ईवी सेल्स 75% ग्रो हुई हैं, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूटर बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स रहे हैं। और इन दोनों के अगर कंबाइंड फिगर्स देखें तो 90,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स टीवीएस और बजाज ने मिलकर बेचे हैं, जहां पर टीवीएस का कंट्रीब्यूशन लगभग 46,000 यूनिट का रहा है और बजाज चेतक का कंट्रीब्यूशन लगभग 44,000 यूनिट के आसपास का रहा है। हीरो के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यहां भी विदा ई स्कूटर्स में 175% की ग्रोथ रिपोर्ट की है कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले। एथर ने भी 95% की ईवी सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की है जून के दौरान, और यही वजह है कि जो मार्केट शेयर है स्पेशली टीवीएस का वो काफी तेजी से ग्रो होते हुए दिखाई दिया है। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को देखें या फिर एग्जिस्टिंग ईवी सेल्स को देखें जून में, तो सिर्फ ईवी सेल्स का कंट्रीब्यूशन एक बार क्विकली बता देते हैं। टीवीएस की ईवी सेल्स 257% ग्रो हुई हैं, बजाज ऑटो की 80% जून में ईवी सेल्स वाई बेसिस पे, एथर की 95% और हीरो की 175%। और अगर आप टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में फिलहाल अगर आंकड़ा देखें मार्केट शेयर का, तो लीड करता है टीवीएस मोटर्स 24% की मार्केट शेयर के साथ। iQube इनका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, ऑर्बिटर की भी सेल्स काफी तेजी से पिक हो रही हैं। बजाज ऑटो का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है जून में, 22% के आसपास है। चेतक यहां पर लीड कर रहा है सेल्स को। एथर के जो रित्जा फैमिली है वो यहां पर ग्रोथ ड्राइवर रही है, 16% की ग्रोथ यहां। हीरो मोटोकॉर्प 11% मार्केट शेयर, ओला इलेक्ट्रिक 8% और ग्रीव्स इलेक्ट्रिक का 6% मार्केट शेयर है। ओके, शुक्रिया दीपाली। मीनवाइल एक बार मार्केट लेकर आइए जरा और देखिए मार्केट में क्या एकदम से वापस तेजी आई। और अगेन ना इशू यही है, आप लेके बैठे रहेंगे ना तभी आप ऐसे मूव्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्यूटनेस दिखाने की कोशिश करेंगे ना कि थोड़ा सा बुक कर लो फिर लोअर लेवल, वो उससे नहीं होगा। इसके लिए व्यू हमारा कि आपने कॉल ली हुई है, बैठे रहें उसमें, अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहें। ऑटोज पर ही रहते हैं और बैटरी शेयरों में आज ज़ोरदार तेज़ी है। एक्साइड 7% उछला है,
क्यों, सुदर्शन से जानते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। दीपाली भी बात कर रही थी सारे ईवी सेल्स के नंबर्स, उसमें जो बैटरी सप्लाई करते हैं दो मेजर बैटरी मेकर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा। तो आपको पता है दो प्रमुख कारण इसके हैं। पहला, ईवी का जो पुश आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट से, सारे रेगुलेटरी बॉडीज से, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रमुख कारण है लेड का प्राइसेस जो है लास्ट कुछ एक महीनों बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो जनवरी 5, 2026 के हाई से अगर जो देखेंगे तो उसमें 11 से 12% का गिरावट देखने को मिला है, और उस 11% के गिरावट में जो मैक्सिमम गिरावट है लास्ट एक महीने में देखने को मिला, और लास्ट एक महीने का गिरावट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 9% का आपको देखने को मिला है। तो क्या किस तरीके से ये इम्पैक्ट होता है दोनों बैटरी मेकर्स पे? तो अगर जो बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, ये लेड का कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर जो एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट का ऑलमोस्ट 70% कॉन्ट्रीब्यूशन लेड से आता है, और प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो वो रेंज है 50 to 55%। अमर राजा की बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट में लेड का कंट्रीब्यूशन 65 to 70%, और अगर जो मटेरियल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो उसका रेंज है 45 to 50%। अब इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है? तो नॉर्मली ये सारी कंपनीज क्या करते हैं, अगर जो प्राइसेस ऊपर जाता है या प्राइसेस गिरता है तो वो पास ऑन करते हैं, लेकिन वो लैग के साथ होता है, और वो लैग जो होता है 1 से 2 क्वार्टर। तो नियर टर्म में इसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव देखने को मिलता है। तो अब लेड प्राइसेस में गिरा है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो 10% लेड का प्राइसेस गिरता है तो उसका कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 6 to 7% का गिरावट देखने को मिलेगा, और वो जो होगा वो मार्जिन को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। इसके कारण हो सकता है कि आपको Q1 और Q2 FY27 में दोनों कंपनीज के मार्जिन में लेड प्राइसेस की गिरावट के कारण ये एड करते हुए दिखेगा। इसके कारण आप देख रहे हैं कि अमर राजा अभी 3% ऊपर है और एक्साइड इंडस्ट्रीज भी ऑलमोस्ट 7% ऊपर है। तो ये लेड प्राइसेस में अगर आप देखें जो कमी आई है उससे एक खासा अगर आप देखें पुश मिला है बैटरी स्टॉक्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आपका इस पूरी चर्चा के लिए। एक्साइड राइट फ्रॉम द आई थिंक फर्स्ट टिक, जब पहला टिक आया था तभी से इसमें एक मूव शुरू हो गया था। मेरे ख्याल से सौमिल ने पकड़ा था इसको। अब एक काम करते हैं, यहाँ से धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स पिक करते हैं। 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। पहला ऑप्शन ट्रेड होगा मानस जी का, फिर अमित और अरुण जी एक एक करके ट्रेड्स पिक करेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पर मेरा ध्यान है। अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। लगातार 116 रुपए के आसपास बॉटम बना रहा है स्टॉक, अगर और इस बार अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो 130 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 120 वाला कॉल ऑप्शन 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 10 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। Q1 अपडेट V2 रिटेल वी मार्ट के अच्छे आए थे। विशाल मेगा मार्ट इसी उम्मीद पे आज चल गया, शानदार मूव है यहाँ पर। तो मानस जी की पिक हो गई ऑप्शंस में। अमित जी, ऑप्शंस में आप कौन सा काउंटर देख रहे हैं? श्रेया जी, बजाज फिनसर्व के साथ जाना चाहूंगा। बजाज फिनसर्व में फाइनली एक मूव आ रहा है। पिछले 10-11 दिनों का जो हाईस था कैंडल्स और एक स्विंग रेजिस्टेंस था 1815 का, उसने क्रॉस किया है। मोमेंटम काफी अच्छा खासा स्ट्रांग है। डेफिनेटली थोड़ा सा 200 MA का रेजिस्टेंस है, बट जिस हिसाब से काउंटर चल रहा है मुझे लगता है वो इसको क्रॉस करेगा। 1840 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 55 रुपीज पे। 1840 का कॉल ऑप्शन, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ लगभग रहेगा 20 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 110 के। ओके, बजाज फिनसर्व 1846 पर ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आपको इसकी स्ट्राइक पिक करनी है। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये 1700 की कॉल पिक करनी है आपको। अरुण जी आपका ट्रेड? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरा पिक भी ऑटो सेक्टर से ही रहेगा। M&M के एट द मनी कॉल को लेने की सलाह है। 3180 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 71-72 रुपीज के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 63 के आसपास लगा के रखे। इसका टारगेट 92 से 93 तक के लेवल्स M&M के ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ब्रेकआउट के आसपास है। मुझे लग रहा है स्टॉक का स्पॉट प्राइस 3200 की तरफ जा सकता है, तो 3180 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। ओके, M&M आपकी स्क्रीन पे 3162 पे आपका बाय कॉल यहाँ पर। चलिए, तो इसकी स्ट्राइक सारी एक करके स्ट्राइक्स आ गई आपकी स्क्रीन पे। मीनवाइल एक बार आप लेके आइए फॉरेक्स को, क्रूड को, और उसके बाद लेके आइए आप गोल्ड को। गोल्ड में कल रात हमें चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स को देखिए, एक बड़ा स्विंग था। नवंबर लो से अगर आप देखें हम रिकवर हुए, इट्स 90 और हम 144,570 ओल्ड। मेरे ख्याल से कल हमने क्या देखा था, करीब 3,950 की ट्रैजेक्टरी देखी थी। और ये स्पेशली अगर आप देखें तो केविन वॉश के स्टेटमेंट के बाद जो उनकी करंट जो उनकी जो शब्द थे कि
प्राइसेस करंटली आर टू हाई बट इन्फ्लेशन रिस्क हैव कम डाउन। उसके बाद अगर आप देखें गोल्ड में जो स्विंग है ऑलमोस्ट 144,561 की ट्रैजेक्टरी को हिट करते हुए, एक बार गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को लेके आइएगा जरा। मुथूट और मन्नापुरम पिछले 5-7 दिन में क्या गजब की अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग हुई थी इन सभी स्टॉक्स में। रखिएगा गोल्ड फाइनेंस कंपनियां। रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज वहाँ देखिए क्या क्या रीजनेबल रिवर्सल है, 1.5%, 2% और मन्नापुरम करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। रुचित नमस्कार, पहले तो आपका ट्रेड और उसके बाद गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के रिवर्सल में आपका इंटरेस्ट कैसा है, क्या रीडिंग कह रही है आपको इनके चार्ट्स की? नमस्ते वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। कल मेरा ट्रेड आज रहेगा अडानी पोर्ट्स में खरीदारी की सलाह। एक कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर हमने स्टॉक में देखे। 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन हुए एक अप ट्रेंड के बीच में और एंटायर कंसोलिडेशन में उसके 20 डेमा के आसपास के लेवल्स इंटैक्ट रखे और आज फिर से वो अप ट्रेंड के रिजम्पशन। आई थिंक यहाँ पे ये अडानी पोर्ट्स में 1840 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी और 1940 तक के टारगेट्स आप नियर टर्म में ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में अगर आप मन्नापुरम दोनों ही के स्टॉक्स देखें तो क्लियरली मन्नापुरम ये पूरा जो करेक्टिव फेज जो गोल्ड में हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, उसमें मन्नापुरम फाइनेंस रिलेटिवली काफी आउट परफॉर्मर रहा है और वहां पे स्ट्रेंथ दिखाई गई। बीच में जो प्राइस डिप आई थी 200 डेमा के आसपास बेस बना के फिर से स्टॉक ने बहुत ही जल्दी वो अप मूव वहां से दिखा दिया है। सो आई थिंक इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीफ रैली ये मन्नापुरम का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। सो ऑलरेडी स्टॉक करेक्टेड है, कहीं पे प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, कहीं पे टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, बट रिलेटिवली मन्नापुरम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे अगर 330 335 के लेवल मैं ओके, थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है, रिपैच करते हैं। मीनवाइल एक बार आप निफ्टी लेकर आइए और एकदम से एक सर्ज आ रहा है निफ्टी में, उसको लीड कर रहा है भारती एयरटेल और अब हम वापस 24,200 को हिट करने की तैयारी कर रहे हैं और भारती एयरटेल में पिछले कुछ मिनटों में ज़बरदस्त मूव आया। यहाँ पर आप देखें तो एकदम से शार्प मूव। टाइटन में एक शार्प मूव आ रहा है, टाइटन डे हाई पर आया। इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें लास्ट के कुछ मिनटों में मूव आ रहे हैं जो इस निफ्टी के मूव को कैरी कर रहे हैं और अब 24,180 पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। अब एक काम करते हैं, अब शुरुआत करते हैं चार का चौका की। चार का चौका में सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड हम लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे सौमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण जी हैं और मिड कैप फंडा के लिए आशीष जी। थोड़ी हिम्मत जुटाइएगा और एक मिड कैप फंडा बताइएगा हमें। तो मानस जी के साथ शुरुआत करते हैं। मानस जी बताइए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि आईटी में अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी, तो परसिस्टेंट के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 4600 का कॉल ऑप्शन 194 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 149 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 300 रुपए के। परसिस्टेंट सिस्टम की कॉल नहीं आपको, ये मानस जी की पिक होगी सस्ता ऑप्शन में। एफएनओ सुपरस्टार आपका सोमिल जी। एफएनओ सुपरस्टार में मेरा स्टॉक रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है फिर से एंड इट हैज स्टार्टेड मेकिंग हाई टॉप्स हाई बॉटम। मुझे लगता है कि ऊपर में एक अच्छा टारगेट मिल सकता है अराउंड 86 87 तक का। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 78 पर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, अच्छा खासा मूव हो चुका है। ये शॉर्ट टर्म में जो छोटा ट्रायंगल है वो ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ 86 87 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जुलाई फ्यूचर्स आप पिक कर रहे हैं। अरुण जी के पास चलते हैं अब चार के चमत्कार के लिए। अरुण क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, 40s में खरीदने की सलाह रहेगी। 40s में एक काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 975 के आसपास है, लगभग 3 दिन के हाई को स्टॉक ने निकाला है। मुझे लग रहा है 4 डिजिट की तरफ ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। 1010 के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय करें और 959 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा वॉल्यूम एडिशन है, मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम कल भी कंटिन्यू होना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम कल भी कंटिन्यू होना है। मीनवाइल परसिस्टेंट देखिए एक बार जरा, अब 6% ऊपर हो चुका है परसिस्टेंट सिस्टम्स और डी हाई पर एकदम और शानदार मूव यहाँ पर। आशीष आपका मिड कैप फंडा। ओके आशीष,
गला खराब है आपका, लेकिन इतना तो खराब नहीं है, वो थोड़ा म्यूट हो गया है मुझे लग रहा है गलती से। हाँ, तो एथर इंडस्ट्रीज काफी पसंद है। कंपनी अपने R&D पे काफी ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि न्यू एज में चाहे सेमीकंडक्टर हो या आप ईवी सेगमेंट में जो बैटरी केमिकल्स लगेंगे उस सभी सेगमेंट में कंपनी काफी ज्यादा केपेक्स कर रही है। और पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैपेक्स कंपनी कर रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है फ्यूचर में जो एसेट टर्न होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी क्रिएट करेगा। कंपनी अभी पिछले 3 सालों में भी टॉप लाइन ग्रोथ 20% कंसिस्टेंटली बनाए हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो स्टॉक हमें काफी पसंद है। 1300 रुपए पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक का बहुत ही बढ़िया बेस बना है और 1600 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री हमें लगता है एथर इंडस्ट्रीज के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। मिड कैप फंडा आशीष जी का एथर इंडस्ट्रीज अच्छा नजर आ रहा है, 3% ऊपर है आज के सेशन में भी। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए, रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन के लिए परसिस्टेंट सिस्टम सुझाया है मानस जी ने, आपको 4600 की कॉल लेनी है, 300 रुपये का टारगेट है और 149 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर FNO सुपरस्टार के लिए सोमिल जी ने सुझाया IDFC फर्स्ट बैंक, फ्यूचर्स में खरीदारी कराए, 86-87 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 78 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार अरुण जी की तरफ से फोर्टिस हेल्थ केयर सुझाया गया है, 1010 की टारगेट है, 959 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आखिर में मिड कैप फंडा आया आशीष जी की तरफ से, स्क्रीन पर आपके एथर इंडस्ट्रीज जहां पर खरीदारी की राय 1600 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 1300 का स्टॉप लॉस लगाना है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग खबर, आपके पोर्टफोलियो में अब कोका कोला का भी शेयर हो सकता है। इंटरेस्टिंग इजंट इट, क्योंकि अमेरिकी कंपनी कोका कोला भारत में अपनी सबसे बड़ी बॉटलिंग इकाई की लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। पूरी खबर एक बार समझ लेते हैं कंचन से डिटेल में। कंचन, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, क्या है डिटेल्स? जी डेफिनेटली, कोको कोला जो इनकी इंडियन आर्म है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज, उसकी IPO लाने की तैयारी में अब जोरों शोरों से लग गई है। मानना ये है कि इसके जरिए कंपनी करीब करीब 9000 करोड़ जुटाने के लिए इस टाइम पे एम कर रही है। और इसकी जो खबरें हैं और भी ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखाई दी है, बिकॉज मनी कंट्रोल की एक खबर आई है जहाँ पे ये बताया गया है कि लंदन में नेक्स्ट वीक एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इन्वाइट किया गया है ताकि IPO की जो प्लानिंग है उसके बारे में इनको और भी ज़्यादा बताया जा सके। अब अगर इसके वैल्यूएशन की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन ये है कि करीबन $10 बिलियन का हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो आती हुई दिखाई देगी। देखिए, कोका कोला हम नाम से ही, बचपन से ही इसको जानते हैं। कंपनी के बारे में हम सबको पता है कि 1997 में इसका सेटअप हुआ था, जिसके इंडिया के अंदर 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस 12 स्टेट्स और साथ में 236 डिस्ट्रिक्ट में, और करीबन 2 मिलियन से ज़्यादा रिटेल आउटलेट को ये इस टाइम पे सर्व करती है। इसके कई सारे ब्रांड्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, किनले और भी काफ़ी सारे ब्रांड इस लिस्ट में हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है फिनेंशियल का। कंपनी के फिनेंशियल हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। फिनेंशियल ईयर अगर हम 22 की बात करें तो करीबन 9000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद 23 में ये करीबन 12500 करोड़ का हुआ, फिर 14000 करोड़ का, और यहाँ पे हमें हल्का सा डिप देखने को मिला है करीबन 13000 करोड़ का। अब अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो वहाँ पे भी स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप फिस्कल ईयर 22 से लेके 23 तक देखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है कंपनी का सीधा डबल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 2808 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे कंपनी ने क्या करा था, स्टेक्स कुछ बेचे थे जिसकी वजह से इनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था, इसलिए आपको ये नंबर काफ़ी बड़ा दिख रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट की जर्नी भी है वो भी हमें पॉजिटिव साइड में ही जाती हुई दिखाई दी है। करंट शेयर होल्डिंग की बात करें तो कोको कोला के पास इस टाइम पे 60% की हिस्सेदारी है और जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के पास करीबन 40% की हिस्सेदारी है, जो कि इनकी इंडियन आर्म है। और बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग यानी कि मार्केट शेयर की, तो कोको कोला करीबन 55% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। पेप्सिको की बात करें तो 30%, और लोकल ब्रांड कैंपा कोला, लाहौरी जीरा जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनका 15% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। इसके अलावा हमने रिसेंटली देखा है कि काफ़ी सारी और भी MNC है जो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से आई हैं, जैसे कि Hyundai मोटर्स का हमने IPO देखा था करीबन $3.5 बिलियन का, और LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का भी देखा था करीबन $1.5 बिलियन का। लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि लाहौरी जीरा, कोका कोला, ये बहुत छोटे साइज़ में भी अपने जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लेके आ रहे हैं। ओके कंचन, शुक्रिया। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक भी फोकस में रहेंगे। एक बार IPO आएगा तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक
ब्रेक के बाद जुड़ने वाले हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल, उनसे बात करेंगे। चलिए अब पाइपर सरिका के फाउंडर फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत होगी। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, ये मार्केट में क्लियरली एक तेज़ी लौटी है और अच्छी खासी तेज़ी लौटी है। मैं उस पर भी आपसे व्यू लूँगा, लेकिन सबसे पहले आज जिसने सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली शायद सरप्राइज़ किया और लोगों को, आईटी, जिस तरीके की तेज़ी आज आईटी में आई, क्या व्यू रहेगा आपका इस समय लार्ज कैप आईटी पर? देखिए, गुड आफ्टरनून अनुज। आईटी में मुझे लगता है ओवरसोल्ड सेक्टर है टेक्निकली, तो ऑब्वियसली रैलीज होंगी, पर मुझे अभी भी लगता है कि फंडामेंटली वीक है पूरा सेगमेंट। इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज ही नहीं, ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज भी वीक हैं। काफ़ी सिवियर प्राइस करेक्शन देखा है हमने पिछले 3 महीने में, 6 महीने में। मुझे लगता है ये थोड़ा एक टेक्निकल बाउंस बैक है। अभी रिजल्ट्स आएंगे सबके, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होगी। एक दो जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है अभी, वो तो पॉजिटिव नहीं थी और स्टॉक्स का रिएक्शन भी नेगेटिव था। तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को कि ये एक बॉटम फिशिंग करने का समय नहीं है। फंडामेंटल रिकवरी हो, दिखे कोई ग्रोथ पाथ वापस आता हुआ, तभी इन्वेस्टर्स को इसको लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये टेक्निकल करेक्शन से ज़्यादा कोई रैली है आज की। ओके, आप तो एक बहुत मीनिंगफुल या फिर कोई सब्सटेंस नहीं लग रहा आपको इस पूरी तेज़ी में और या फिर रिवर्सल में आईटी के। अभय जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये आपने अच्छा लुत्फ उठाया है मिड कैप और स्मॉल कैप में आए इस रिवर्सल का, है ना? क्या लग रहा है? आई मीन लेट्स टॉक अबाउट ऑटो फर्स्ट, है ना? इसकी लार्ज कैप में, मिड कैप में भी और एंसिलरी स्पेस की स्मॉल कैप में भी अच्छी प्रेजेंस है। ऑटो पर आपकी रीडिंग क्या कहती है और आपका जो कन्विक्शन था वो जून की सेल्स फिगर को देखने के बाद कैसा है इस वक्त? वो मेरा व्यू वीरेंद्र, जो पॉजिटिव था वो और पॉजिटिव हुआ है। जो हम चैनल चेक्स कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, शोरूम्स के साथ, वो क्लियरली दिख रहा था कि फुटफॉल्स अच्छी हैं, इंक्वायरीज अच्छी हैं, सप्लाई ऑफ क्रेडिट जिसको ईएमआई पे लेना है वो भी अच्छी है, और एक जेन्युइन डिमांड है कंज्यूमर्स की नई गाड़ियां लेने की। नई गाड़ियों के साथ एक अमेजिंग चीज हमने देखी वीरेंद्र की, यूज्ड कार की डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है, और ये सिर्फ एक सेकेंड टीयर 2 टीयर 3 फिनोमिना नहीं है, बट टीयर 1 सिटीज में भी यूज्ड कार की डिमांड अच्छी है। तो ओवरऑल ऑटोज में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मैं कहूँगा अभी भी इसमें एक जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, वो ऐसी कंपनीज के लिए है जो हाइब्रिड मॉडल्स या ईवी 2 व्हीलर पे फोकस कर रहे हैं। हमने रिसेंटली एक कंपनी जो है, जो लिस्टेड कंपनी है इथर, वो मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जिस तरह से आप देखें उन्होंने आउट परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने में, वो ये दिखाता है कि मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है ऐसी कंपनीज को जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए। तो कंज्यूमर डिमांड अच्छी है, सप्लाई ऑफ क्रेडिट अच्छा है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस अच्छे हैं, तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है ऑटो कंपनीज का। कमर्शियल व्हीकल पे मैं अभी इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, पर पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर पे बहुत बुलिश हूँ। इसके साथ साथ इसका जो सपोर्टिंग इकोसिस्टम है वीरेंद्र, वो भी आउट परफॉर्म करेगा और कर रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स का, ऑटो एंसिलरीज का, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं ऑटोज के लिए, और साथ में जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड्स को या सिस्टम डिमांड जनरेशन को, ये पूरा इकोसिस्टम आउट परफॉर्म करेगा अगले 12 महीने में, ऐसा मेरा आउटलुक है। पॉजिटिव आउटलुक ऑटो स्पेस को लेकर, पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर स्पेस और साथ ही ऑटो एंसरीज ऐसे काउंटर्स रख सकते हैं आप फोकस में। अभी जी गुड आफ्टरनून। क्रूड का नीचे आना, ऑटोज और रियल्टी पैक का चलना, हालांकि ऑटोज तो जून सेल्स आंकड़े के बाद भी चला है, लेकिन दूसरा जो स्पेस आज सबसे अच्छी तेजी के साथ काम कर रहा है, दैट इज रियल्टी स्पेस। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है सर आपका? नहीं, रियल्टी में भी अगेन
श्रेया जो देखा है, जो भी रिसेंट नए लॉन्चेस हो रहे हैं, आई थिंक फेयरली प्राइस्ड हैं, जेन्युइन कस्टमर डिमांड है, अभी भी कोई इन्वेस्टर डिमांड नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि ये मार्केट हाइप्ड अप है, क्योंकि प्योर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन जो सिर्फ एक फाइनेंशियल रिटर्न के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं है मार्केट में। तो बड़ी वाइब्रेंट इकोनॉमी है इंडिया, श्रेया, और ये जो डेटा आ रहा है, ये इन्वेस्टर्स को फिर से एक बार कॉन्फिडेंस देता है कि एज अ कंजम्पशन इकोनॉमी हमारा कंजम्पशन स्ट्रांग है, एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट इज वेल प्राइस्ड, अवेलेबल, रेगुलेटेड, तो कस्टमर्स की डिमांड है। और दूसरा मैं कहूँगा कि जो क्रेडिट की डिमांड है, अवेलेबिलिटी है, बैंक्स के थ्रू आपको EMI बेस्ड फाइनेंसिंग अवेलेबल है, ऑटोमोबाइल्स के लिए, रियल्टी के लिए, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिमांड को ड्राइव कर रही है। और प्राइसेस अभी भी मिड साइज हाउसिंग के रेसिडेंशियल में और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो इस समय काफ़ी रीजनेबल है, मैं कहूँगा। हमेशा सबको बायर को तो महंगे ही लगेंगे, पर ओवरऑल रीजनेबल है, क्योंकि आप डेवलपर्स के मार्जिन्स देखें, उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो आई थिंक ये अच्छा एक इंडिकेशन है ऑटो और रियल्टी का चलना, कि डिस्क्रिशनरी डिमांड इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, चलिए बात हो गई रियल्टी की। अच्छा अभय जी, ये SBI में जो पिछले क्वार्टर का डिजास्टर आया था, उसके बाद मार्केट ने अब थोड़ा फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दी है यहाँ पर। आप SBI में समय बायर हैं या फिर अवॉइड करेंगे स्टॉक को? अनुज, इस समय और काफी समय से हम किसी भी लार्ज बैंक में बायर नहीं है। वो इसलिए कि जब SBI एक थोड़ा डिफरेंट है, मैं प्राइवेट सेक्टर की एक्चुअली बात कर रहा था, क्योंकि जो लायबिलिटी जनरेशन, डिपॉजिट जनरेशन की जो उनकी एबिलिटी है, वो काफ़ी वीक हुई है पिछले 12 महीनों में। और वो इसलिए क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं रेट्स की जो छोटे बैंक्स दे रहे हैं, और उससे लिटरली आधा रेट दे रहे हैं डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट पे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। SBI एक अलग लेवल पे है, ब्रांच नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री भी है, डिमांड एनवायरनमेंट ऑफ क्रेडिट भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक यूनिक प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और के साथ कंपेयर करना चाहिए SBI को। हम अभी बायर नहीं है, पर ये डेफिनेटली एक हमारे रेडार पे है SBI एज अ लार्ज बैंक। आई थिंक किसी को PSU बैंक प्ले करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉक्सी SBI है इस समय। और पिछले जो उनका एक अंडर परफॉर्मेंस था लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स में, वो पीरियोडिकल बैंक्स में आता रहता है, हर 2-3 साल में आपको एक क्वार्टर ऐसा दिखेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी 3 से 5 साल का व्यू लेके रखना है, आई थिंक जितना SBI में आप डिपॉजिट रखेंगे 5 साल का, उससे तो ज्यादा रिटर्न बन जाएगी स्टॉक से। अच्छा अभय सर, आपके बहुत सारे फंड्स में मैं देख रहा था हेल्थ केयर, फार्मा, इसका भी स्ट्रॉन्ग इंक्लूजन है ना? अभी यहाँ पर आपका व्यू क्या बन रहा है? मेरा 3 साल से बहुत पॉजिटिव व्यू है, 4 साल से लिटरली हमारा ओवरवेट रहा है मॉडल पोर्टफोलियो में, और हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं फार्मा में। उसका रीजन ये है कि जो इनोवेशन मैं देख रहा हूँ इंडिया में बियॉन्ड जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि काफ़ी हमारी बड़ी कंपनीज हैं वो ग्रो ही जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग कर करके, पर अब जो नई जनरेशन की कंपनीज आ रही हैं वीरेंद्र, वो इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो जेनरिक्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स थेराप्यूटिक सेगमेंट जैसे ऑन्कोलॉजी में जा रहे हैं या फिर न्यूरो ड्रग्स में जा रहे हैं, जहाँ पे मार्जिन्स बहुत हाई है। समय लगता है जिनको मैच्योर होने में, 3 से 5 साल का जर्नी होता है प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन का, यूरोप में, US में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, कैपेक्स का। पर एक बार जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो फिर अगले 4-5 साल जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए गोल्डन पीरियड होते हैं। तो इस समय ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं, 3 में हमने भी इन्वेस्ट किया है, जो मुझे लगता है कि एक मल्टी बैगर्स बनेंगे, यहाँ से ये स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप बनेंगे। और फार्मा में ब्यूटी ये है कि आपका मार्केट जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। तो ऐसी कंपनीज फार्मा में जो
इनोवेटिव हैं, इनोवेशन ड्रिवन है, R&D ड्रिवन है और ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, कैपेक्स साइकिल खत्म हो चुकी है, डेट नहीं है, आई थिंक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रैंकली इन्वेस्टर्स के लिए वीरेंद्र। राइट, मुझे याद है अभय जी आपने ऐसे मॉडल पोर्टफोलियो में सिनरस फार्मा का जिक्र किया था, बहुत शानदार रिटर्न्स मिले हैं वहाँ से 6 महीने में 54% से ज़्यादा के रिटर्न। और ऑटो इकोसिस्टम से आपने कार ट्रेड का जिक्र किया था, उसमें तो गजब के रिटर्न्स मिले हैं पिछले 1 महीने में और शानदार रैली। और कुछ मॉडल पोर्टफोलियो में शुमार किया सर आपने इन दोनों स्टॉक्स के अलावा, अगर आप बता पाएं? इसलिए मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमने एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप साकार फार्मा करके, साकार हेल्थ केयर शायद, वो हमने ऐड किया था 3 महीने पहले। आई थिंक उसमें भी ऑलरेडी अच्छी एक परफॉर्मेंस आ चुकी है। और कुछ समय पहले हमने एक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस करके कंपनी ऐड करी थी, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस है। और एक माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी एक कॉन्ट्रा बेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी नेगेटिविटी से गुजरा है ये पूरा सेक्टर। पर अब जो हम देख रहे हैं, लेटेस्ट डेटा आ रहा है, उसमें काफ़ी जो वीक प्लेयर से चर्न आउट हो गए हैं माइक्रो फाइनेंस से, और जो बचे हैं प्लेयर्स उन्होंने अपनी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग करी है और उनका रिसेंट डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फ्यूजन एक सबसे बड़ा लेंडर है। अगेन ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी एक ऐसा स्पेस है जिसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी साल डिसअपॉइंट किया, पर अब वहाँ पे जो करेक्शन होना था ओवर हो गया है और अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, चलिए अभय जी, एक आखिरी प्रश्न और आपसे पूछूंगा। इनफैक्ट ये एक्सचेंजेस और AMCs और तमाम अगर आप देखें तो ब्रोकिंग स्टॉक्स में एक बार फिर से मूव अच्छे आ रहे हैं। कैपिटल मार्केट थीम में अभी क्या क्या इंक्लूड किया है, या फिर कुछ इंक्लूड करने का मंशा आपको अपने PMS में? ये मॉडल पोर्टफोलियो में हमारे 2 स्टॉक्स हैं, कैम्स और CDSL। और जो अभी दूसरे हम एक्सचेंजेस हैं वो भी मुझे लगता है अच्छे हैं, पर अभी हम इंक्लूड करने का नहीं सोच रहे हैं। पर मुझे लगता है कैपिटल मार्केट थीम में अदर देन ब्रोकरेजेस, क्योंकि ब्रोकरेजेस का बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, मार्जिन हमेशा थोड़े प्रेशर में रहेंगे अगर ग्रोथ टेपर ऑफ होता है। पर जहाँ पे मोनोपोली सेटअप हो गई हैं, जैसे रजिस्ट्रार्स हैं और डीमैट होल्डर्स हैं, ये एक एवरग्रीन बिजनेस है जो जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा इंडिया का 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगा, तो मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे और अर्निंग्स भी इंप्रूव होंगी। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए, ब्रोकरेजेस, डीमैट, रजिस्ट्रार्स, एक्सचेंजेस। बड़ा एक्सचेंज अब आके लिस्ट भी होगा तो अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई थिंक डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने चाहिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, अपने PMS की होल्डिंग्स पे भी आपने अपनी राय रखी। वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपने वहीं पे स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दिया था, तो वो प्लीज़ दर्शकों से गुजारिश है कि उसका ख्याल रखें। बाकी काम करते हैं, अब चलते हैं रणनीति की तरफ। इट्स डिसेंट क्लोज, आई मीन 24,171। अनुज, अच्छा क्लोज 166.2 पर निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग, बट हाँ 58,000 के नज़दीक। बट आज का करिश्माई पेरी खेली निफ्टी IT ने। कल के लिए व्यू अनुज क्या है, फ्राइडे फैक्टर? बिल्कुल, देखिए वीरू, आवाज़ पर जो हमारी रणनीति रही है वही रहेगी, और वो ये कि मंथ एंड कॉल्स में बने रहें, और 24,150 से 24,250 का एक आखिरी कंजेशन जोन है। और देखिए आज फिर निफ्टी 170.2 पर कुछ ऐड ही हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, आपके उसमें है ना, MTM में। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। सपोज़ करें हम कौन सी कॉल लें, निफ्टी की 24,000 की कॉल लेते हैं। चलिए मंथ एंड की एक बार वो देख लेते हैं, कहाँ पर फायर करेंगे मंथ एंड की कॉल। जुलाई की, मेरा सॉफ्टवेयर, हाँ जुलाई की 24,000 की, ठीक है। अभी 461 पर है वो, आज 75 रुपये ऊपर है ना। अब देखिए ये इसमें ऐसे मूव आएंगे, निफ्टी के 170 पॉइंट के मूव में 75 पॉइंट, वो टाइम वैल्यू का इशू है इसके लिए। लेकिन ओपन इंटरेस्ट करीब 13.5% कम हुआ है, और कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है। तो ये ट्रेड्स ना ऐसी होती हैं, अगर आप लॉटरी ट्रेड्स में जाएंगे ना, ट्यूसडे की ले लूँ, इसी ट्यूसडे की, उसके बाद वो डबल हो जाए, वो सब में मज़ा नहीं आता। ये मतलब धीरे धीरे आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के देती हैं ऐसी ट्रेड्स, अगर आप एक ट्रेंड में आ जाए तो।
ट्रेंड को पकड़ लें और उसके बाद उसमें बने रहें। कल सुबह से हमने इसकी बात की है, आप देखिए आप अच्छे मूव्स यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ा सा बस एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, आज आईटी चल गया, हो सकता है कल बैंक निफ्टी चल जाए। और मिड कैप की स्ट्रेंथ देखिए आप, एडवांस डिक्लाइन देखिए, एडवांस डिक्लाइन देखिए किस लेवल पे बंद हो रहा है, 2:1 पे एडवांस डिक्लाइन बंद हो रहा है और वो गैप पूरे दिन मेंटेन रहा और इनफैक्ट बढ़ा है अभी गैप। रिस्क फैक्टर एक ओपन हो रहा है, वो है डॉलर रुपी वापस थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है, ये थोड़ा अखर रहा है मुझे, क्योंकि इस समय डॉलर रुपी के वीक होने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। कच्चा तेल तो 70 के करीब आ गया, 70-50 पर आ चुका है, एफआई की सेलिंग कम हुई है और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट सुधरा है। तो ऐसे में करेंसी मार्केट और इक्विटी मार्केट को अलाइंड होना चाहिए साथ में, बस ये एक रिस्क फैक्टर है, अदरवाइज बाकी सब ठीक मार्केट में। ओके, बाकी सब ठीक मार्केट में और आपकी को मंथ एंड की कॉल में बने रहने की सलाह है। फिलहाल यहाँ पर ये व्यू हो गया मार्केट पर, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी हमने समझ लिया। अब स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं। एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड्स शुरू करते हैं। और शुरू रुचित जी आपसे बताइए फिर कल के सेशन के लिए बीटीएसटी या एसटीबीटी? आई थिंक ऑडियो ठीक करेंगे रुचित जी का, ऑडियो ठीक करते हैं। गाबा सर आप बता दीजिए कल के लिए बीटीएसटी ट्रेड। मेरा ध्यान है दालमिया भारत पर। सेटअप के हिसाब से अच्छा बेस बना हुआ है, कंसोलिडेशन का एक अप मूव मिला है, ट्रेड कर रहा है 1745 पर। बाद में भारत स्टॉप लगाएंगे करीब 1730, 15 रुपए का टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से 1770, 1770 का टारगेट होना चाहिए दालमिया भारत। डालमिया भारत, मानस जी आपका ट्रेड? अब देखिए आईटी स्पेस पे ही मेरा ध्यान है। एम्फेसिस के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। प्राइस चल रहे हैं प्राइस चल रहे हैं 2258 के। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2219 2219 के स्टॉप लॉस से 2340 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, एम्फेसिस ये मानस जी के पिक हो गए। अरुण जी आपने क्या पिक किया है कल के लिए? जी शायद डिफेंस स्पेस में कोचिन शिपयार्ड में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 1500 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो कोचिन शिपयार्ड को बीटीएसटी लेके चल सकते हैं। 1519 के आसपास का भाव है। स्टॉप लॉस जो लगा रहा है 1504 के आसपास लगाए और 1549 तक के टारगेट्स कोचिन शिपयार्ड में आ सकते। ओके, अब चलते हैं हम अमित जी के पास। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड आज के लिए। जी अनुज जी, बजाज फिनसर्व के साथ जाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि बताया था एक स्विंग का ब्रेकआउट आ रहा है, पिछले 10 कैंडल्स का हाई भी इसने क्रॉस किया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। 1830 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 1890 रुपीज के। ओके, बजाज फिनसर्व। सोमिल जी आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ग्रासिम पर। ग्रासिम में बहुत समय से एक कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है। 20, 40, 10 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है मंथली, वीकली, डेली चार्ट्स पर। ग्रेट सेटअप। मुझे लगता है यहाँ से ये जो पूरी ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। टारगेट्स रहेंगे मेरे 3300 पर और नीचे में स्टॉप लॉस रखना है 3100 पर। ओके, ग्रासिम हो गई सोमिल जी की पिक। रुचित जी अब आप बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? ये अडानी ग्रीन एनर्जी में खरीदारी करके चला रहेगी, तो ओवरऑल हमने देखा है कि एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी करके जाए 1530 के स्टॉप लॉस से 1620 के टारगेट। ओके, चलिए ट्रेड सारी पूरी हो गई। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए। बिल्कुल अनुज, अच्छी रही मार्केट ब्रेथ और आईटी के रिवर्सल ने आज शॉर्ट कवरिंग के खांचे को, उस स्पेस को पूरा का पूरा भर दिया। आपकी स्क्रीन पे लुक एट शॉर्ट कवरिंग 27, पूरा का पूरा आईटी आज शॉर्ट कवरिंग में गया। हालांकि इसमें कोई राय नहीं कि आज लॉन्ग से बहुत है 119, बट पूरा का पूरा आईटी डोमिनेट कर रहा था शॉर्ट कवरिंग इस खांचे को। शॉर्ट 61, लॉन्ग अनवाइंडिंग 8 में। प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी काफ़ी कम थी। शॉर्ट के स्कोप थे बट प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं किया बाजार ने। दैट्स गुड फॉर टुमारो फ्राइडे। एक्साइड आज का अगर आप देखें तो पहला स्टॉक जिसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। लेड प्राइसेस में अगर आप देखें कमी, इसने बैटरी स्टॉक्स को मूव दिया। सोलह BLW सुबह क्लियर कट ब्रेकआउट था मिड कैप आईटी में। एम्फेसिस लॉन्ग क्रिएट हुए। फोर्स मोटर को फोर्ज, तो दो मिड कैप आईटी जो अपने साथ लॉन्ग लिखे गए। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, जरा इसको देखिएगा एक बार। शॉर्ट कवरिंग
Persistent, Infosys, HCL Technologies, TCS मैं क्या करता आपको इस पूरे खांचे को आईटी ने भर दिया। बाकी यूपीएल आज केमिकल स्पेस में अच्छा मूव था, एसआरएफ ने डोमिनेट किया, यूपीएल डोमिनेट किया, बट यूपीएल वर्सेस ओवरसोल्ड स्टॉक, इसमें एक शॉर्ट कवरिंग थी। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्टिंग की। बैंक ऑफ बड़ौदा, एवेन्यू सुपरमार्ट, बीएससी, बीएचईएल, के फिनटेक, इन सभी काउंटर्स में आज एक कोलैप्स था, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में उसको लीड किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और इसीलिए कारण था कि आज वो थ्रस्ट नहीं नजर आया निफ्टी बैंक में। जीएमआर एयरपोर्ट्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। आरबीएल बैंक, एलकेम, पेज इंडस्ट्रीज और प्रीमियर, ये कुछ काउंटर्स जो कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में गए। एक बार जीएमआर एयरपोर्ट्स पे एक टेक चेक लेने का डेफिनेटली यहाँ पर कारण है हमारे पास। जीएमआर लेके आइए स्क्रीन पे। परसों तरसों भी हम इसकी बात कर रहे थे। इट्स 111 मानस, कहाँ तक की कूलिंग ऑफ इस स्टॉक में लाजमी है? आपका टेक क्या कहता है इस पे? देखिए, पहली चीज तो जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। आज जो वीकनेस है वो केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है। तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा जब तक 107 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा। तो अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर हैं तो 107 रुपए के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को होल्ड करें। जो ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है उसके टारगेट 125 रुपए के आसपास के आते हैं। ठीक है, होल्ड किया जा सकता है, स्टॉप लॉस बता दिया गया है। जीएमआर एयरपोर्ट्स की चर्चा हो गई। अब आपको बताते हैं कि ओडिशा में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए अदानी और अबू धाबी की आईएचसी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने 50-50 पार्टनरशिप का करार किया है। इस प्रोजेक्ट पर अदानी पोर्ट एंड सेस के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदानी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने, सुनिए। एल्युमिनियम प्रोडक्शन के सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप और इंटरनेशनल आईएचसी ग्रुप कर रही है। सर, इससे आप देख सकते हैं कि देश में एल्युमिनियम प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्योंकि जो गैप है, सप्लाई गैप है, वो इस प्रोजेक्ट से पूरा हो सकता है। एज यू राइटली सेड के कंट्री में बॉक्साइट बहुत है, बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, एंड आज इंडिया फिर भी इतना लार्ज प्रोडक्शन होने के बाद भी फिर भी फ्यू मिलियन टन्स इंपोर्ट करता है। तो दैट एंड ये एल्यूमिनियम का डिमांड और बढ़ने वाला है एज कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के साइड और मूव होगी और डिजिटाइजेशन होगा और डेटा सेंटर्स आएंगे तो एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट और होगी। तो दिस इज द स्पेस दैट वी फील के इधर इंडिया हैज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ ग्लोबल रोल, बिकॉज एल्यूमिनियम के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक बॉक्साइट चाहिए, दूसरा अपने को पावर कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो इंडिया के पास कोल बेरिंग बेल्ट अच्छा है, लॉट ऑफ कोल है, एंड उससे अपनी कॉस्ट भी कम हो सकती है, एंड दैट इज वेयर वी थिंक की अपॉर्चुनिटी है। एल्युमिनियम में जो न्यू सिल्वर, किस तरह से आप ग्रीन एनर्जी के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इसको कितनी मदद मिलेगी इससे? So, as you know, Adani Green is one of the largest, not just in India but globally on the renewable front. And वही strength हम लेके ऑब्जेक्टिव इज कि आज की डे एंड एज में सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन के बिना कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। सो दैट इज वेयर वी आर लुकिंग टू टेक द एडवांटेज एंड द सिनर्जीज ऑफ अदानी ग्रीन एंड वर्क एंड इंटीग्रेट ग्रीन पावर into this manufacturing. Since it's a 50-50 joint ventures, तो किस तरह से आप अपने हिस्से का किस तरह से फंडिंग करेंगे, क्या उसका मॉडल होगा? This will be funded through AEL and जैसे आपको मालूम है Adani Enterprise is one of India's largest incubator, and so this is one of the part of the project new initiative that the group is looking at. ओके, सुना आपने अदानी करण अदानी जी को, एमडी अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स के। एक बार अदानी ग्रुप के स्टॉक्स रखेंगे स्क्रीन पर, किस तरीके के मूव्स आए हैं यहाँ पर। अदानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। कल के सेशन में भी हमने चर्चा की थी और आज भी देखिए 2% ऊपर। अदानी ग्रीन रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, अदानी ग्रीन में भी अच्छे मूव्स। अदानी एंटरप्राइजेस रखिएगा। अदानी ग्रीन तो आई थिंक रुचित जी की पिक भी रही बीटीएसटी में, और अदानी एंटरप्राइजेस हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा सा फिसला, लेकिन यहाँ भी 1% तेजी है। अमित जी, कल आपने बीटीएसटी में सुझाया था मुझे याद, अदानी पोर्ट्स, और आज देखिए फॉलो बाइंग होती हुई नजर आई। ब्रोकरेज का भी बड़ा थम्स अप आ रहा है। जिनके पास होल्ड है उनको क्या सलाह, और जो बाइंग करने का सोच रहे हैं क्या वो इन लेवल्स पर हाथ लगाएं? जी श्रेया जी, जिनके पास होल्ड है उन्हें बने रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम कल की कैंडल देखें तो थोड़ा सा जो इसका अपर शैडो थी, आज स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई पे और उस कैंडल के हाई के आसपास क्लोज कर रहा है।
तो मोमेंटम वाइज तो यहाँ पे 1940 1950 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, बट क्योंकि ये थर्ड डे ऑफ द रैली है इसलिए फ्रेश यहाँ पे सलाह नहीं देंगे। बाय ऑन डिप में डेफिनेटली बेटर रहेगा, बट जिनके पास है होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगभग 1865 का लगा के रखें। अदानी पोर्ट्स 1885 पे ट्रेड करता हुआ टुवर्ड्स एंड, कुछ काउंटर्स जहां पे शार्पनेस बढ़ रही है। अब यूपीएल है जो वो एसआरएफ के एग्रेसिव से ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। एसआरएफ जहां करीब 2.25% ऊपर, लेकिन क्लियर कट जो ब्रेकआउट है वो एसआरएफ है, जो कि कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे अरुण। डिक्सन फाइनली अब 12,443, मतलब आई थिंक आपको याद होगा, मैं परसों ही उस वीवो से जो जेवी था उसको सरकार से मंजूरी मिलने वाली खबर पे बातचीत कर रहे थे, तब से इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है। आपकी रीडिंग क्या कह रहे हैं अमित? हाँ, डिक्सन क्या प्रिपेयर कर रहा है क्या अपने आप को अब एक मूव के लिए? हालांकि अभी भी लोअर ट्रैजेक्टरीज में, लेकिन एक बड़े एवरेज को पार किया है और मात्र 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। आपकी रीडिंग क्या कहती है? जी डेफिनेटली काफी बेहतरीन चार्ट है। कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं वीरेन जी। 5-7 दिन पहले 200 डेमा के ऊपर गया था, पुल बैक आया, 1020 पे सपोर्ट लिया और वापस एक अटेम्प्ट 200 डेमा की तरफ ले रहा है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन भी हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इस बार 200 डेमा सक्सेसफुली रिगेन होगा। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे 12,200 का बना के रखना है और मुझे लग रहा है यहाँ पे 12,700 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, 2-3 मैक्रो चीज़ें देखते हैं। पहले तो कच्चा तेल लेकर आइए ब्रेंट क्रूड अब आ गया है 70 हाफ पर। ये ना मैंने ना अपना जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना उसमें एक बॉक्स है जिसमें मैं 4-5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखता हूँ। तो आप हंस क्यों रही हैं? सच में नहीं मैं तो हाँ, तो उसमें एक है ब्रेंट, वो है 70.5 के नीचे आ गया। दूसरा है डॉलर रुपी, वो 95.32 पर है अभी भी। तीसरा है इंडिया विक्स अब आ गया है 12.23 पर। और चौथा है डॉलर इंडेक्स आ गया 101 पर और अभी कुछ दिनों से ही 101.4 के नीचे था। तो सारे समीकरण जैसे मैं कह रहा हूँ ना ठीक बैठ रहे हैं, बस मुझे एक सिर्फ डॉलर रुपी का मूव कर रहा है, बाकी इसमें और कुछ वो नहीं है। और एक होता है मार्केट ब्रेथ और एक होता है पुट कॉल रेशियो। तो ये कुछ चीज़ें जो एकदम हैंडी रहनी चाहिए, मतलब हर माइक्रो सेकंड पे इनका अपडेट मिलता रहना चाहिए। तो वो सारे के सारे ताकि दिखते रहे एक साथ, तो वो दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं मेरे ख्याल से। आज क्लोजिंग के हिसाब से जितने भी स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ उनमें अगर सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर आप कहेंगे तो मैं 2 स्टॉक्स को गिनूंगा। एक है यूपीएल का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और एक है परसिस्टेंट सिस्टम्स अब 6.7% ऊपर है। और अगेन देखिए मंडे को गैप डाउन हुआ बिल्कुल, और मैं कहूँगा चलिए ठीक है। अब बहुत लोग हैं कि 8% का गैप डाउन हुआ था, लेकिन उस दिन तो 10% नीचे बंद हुआ था, चलिए ठीक है 2% आपको और मिल गया होगा। लेकिन आज की रिकवरी देखिए और उस पूरे गैप को फिल करके उसके ऊपर हम बंद हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज मानी जाएगी। इन्फोसिस की क्लोज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, 6% के गेंस के साथ इन्फोसिस ऊपर बंद हो रहा है। ये छोटा मोटा मूव नहीं है इन्फोसिस में जो आज आया है, और क्या इस बार ये मूव टिकेंगे? आई थिंक ये बड़ा सवाल होगा। इन्फोसिस में कोई ट्रेड कैरी करें क्या अमित जी, है हिम्मत? जी जैसे कि अनु जी आपने भी कल जिक्र किया था, 200 मंथली मूविंग एवरेज से ये रिकवर कर रहा है। हिम्मत अगर हमने करनी है तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगभग 1% का लगाना पड़ेगा, अराउंड 1020 का, उससे ज्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। और इस रिबाउंड में मीन रिवर्जन 1080 1100 तक आ सकता है, बट स्टॉप के साथ बहुत टाइट रहना पड़ेगा। इन्फोसिस 1042 पे शानदार क्लोज की तरफ। हम निफ्टी आईटी पे इस वक्त समझिएगा कि 1228 अंक दूर हैं के ऊपर हैं, और मेरे ख्याल से एक बार फिर से 18 जून के बाद हम एक सर्कमस्टेंसेस में हैं ऐसे जब हम 10 डेमा को एटलीस्ट द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी आईटी उसको छूने की तैयारी करते हुए रियल स्टेट स्पेस लेके आई, उसमें जरा लिखा आई अप टूवर्ड्स क्लोज। प्रेस्टीज स्टेट्स 3% ऊपर। प्रेस्टीज स्टेट्स इस वक्त CY26 के वर्ष 2026 के सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ। आज ChatGPT में इसका उल्लेख हुआ था इस सेक्टर का और इस स्पेस का अच्छा करता हुआ। फिर लेके आइए FMCG में, हालांकि टूवर्ड्स क्लोज ज़्यादा एक्शन था HUL में, वेटेज के लिहाज से भी निफ्टी FMCG को पुश देने में, बट टूवर्ड्स क्लोज ब्रिटानिया का मूव भी बेहद शानदार रहा। ब्रिटानिया ने भी कल जो ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ सीरीज जो एक मूव शुरू हुआ था उसको अच्छी तरीके से कैप्चर करते हुए 53.95 50 डेमा के ऊपर क्लोज दिया है। मानस आप क्या कहते हैं ब्रिटानिया को रिवर्सल वाले ट्रेड्स की श्रेणी में?
तो देखिए ब्रिटानिया, मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 55.20 का होगा, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है। स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 53.19, 5319 का। ब्रिटानिया, ये हो गई एक और पिक और यहाँ पर अच्छे मूव्स। एक बार वो दीपक फर्टिलाइजर्स दिखाएंगे, अमित जी की जो कैश ट्रेड थी। दीपक फर्टिलाइजर्स 1618 पर वो कॉल दी गई थी चैनल पर, 1672 का हाई लगाकर आई है, 1712 का टारगेट था इस पर। और इंटरडे में दिखा दीजिए एक बार स्टॉक का। अमित जी, इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या फिर कैरी करें? जी अमित जी, अच्छा खासा मूव 1 घंटे में मिल गया तो प्रॉफिट बुक करना ही बेटर रहेगा। और अगर किसी ने होल्ड करना है तो 1650 तक हम स्टॉप लॉस रेज कर सकते हैं। 1618 का बाय प्राइस था, 1650 तक स्टॉप लॉस को बढ़ाया जा सकता है। चलिए, तो ये है दीपक फर्टिलाइजर्स पे आपका व्यू। अब हम अंतिम के कुछ आप देखें क्षणों में हैं। एक बार निफ्टी एफएमसीजी लेके आइए अभी, क्योंकि मैंने उसका जिक्र किया था कुछ देर पहले ब्रिटानिया का। निफ्टी एफएमसीजी बहुत दिनों के बाद, एक सेकेंड, एफएमसीजी ये क्लोज हो रहा है 50,071 पे। कल सुबह सुबह पार हुआ था 20, फिर 100, नहीं 50, अब 100 को स्ट्राइक करता हुआ शानदार मूव। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, अच्छी क्लोज मार्केट के लिए 24,170 के आसपास निफ्टी की क्लोज रही, जिसे लीड किया पूरी तरीके से निफ्टी आईटी ने। 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स के गेंस क्या पोएटिक रहा। 5% निफ्टी आईटी ऊपर रहा। बैंक निफ्टी फ्लैट था, एकदम हल्का सा नेगेटिव ही था एक्चुअली देखें तो। और मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, खास तौर से स्मॉल कैप। मिड कैप तो खैर 0.5% ऊपर था, लेकिन स्मॉल कैप 1.25% ऊपर था, और इसी वजह से एडवांस डिक्लाइन बढ़िया था। एग्जैक्ट 2:1 का, हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर थे। इंडेक्स गेनर्स में आप अपनी आंखों को रब ऑफ मत करिएगा, वाकई में आईटी आज का टॉप गेनर था और शानदार गेंस के साथ 5% के गेंस के साथ बंद हुआ है। ऑटो, रियल्टी, मेटल्स, एफएमसीजी और फार्मा, यहाँ पर भी आज अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली। लूजर्स कौन कौन से हैं? कैपिटल गुड्स 3/4%, पीएसयू बैंक्स 0.5%, कैपिटल मार्केट करीब 1/3%, एनर्जी 1/4% और निफ्टी बैंक हल्की सी गिरावट रही। निफ्टी गेनर्स में आपको 4 आईटी नाम दिखाई देंगे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, अरे 5 हो गए, विप्रो भी आ गया, और बजाज फिनसर्व 3.5% ऊपर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 200 मंथ मूविंग एवरेज, जी हाँ 200 मंथ मूविंग एवरेज यहाँ से आज रिवर्सल आया है निफ्टी आईटी में। लूजर्स में आपके मैक्स हेल्थ केयर, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एक्सिस बैंक, नेस्ले इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और थोड़ा सा रिलायंस पे प्रेशर था, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में आज हायर लेवल पर कैप आया, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट के लिए एक अच्छा सेशन। जी हाँ, उसे कहते हैं ना अनुज के दहशत में गुजरी कल विप्रो के एडीआर की रात सारी, पर पलट गई सुबह पारी, है ना। 1250 अंक ऊपर निफ्टी आईटी आज रहा, है ना। 1250 अंक, ये होता है टेक्टिकल प्ले। खैर, अभी काम करते हैं, सुबह सुबह यही बात हो रही थी आज इस मंच पे। इस कार्यक्रम में इतना ही, और शुक्रवार आ चुका है। जी हाँ जनाब, कल ये पूरा का पूरा पैनल आपके साथ रणनीति, स्टॉक्स एंड न्यूज़, सब हर चीज़ पर अगर आप देखें तो बात करने के लिए उपस्थित होंगे। मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।